स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। अध्याय 91 नकाब उतारना। पूरे इंद्रपुर में हर्षित बंसल जितना पागल और साहसी कितने लोग हैं, उसे केवल सेंट्री निर्माण के साथ एक प्रारंभिक समझौता करना था। ये प्रारंभिक समझौता औपचारिक समझौते या अनुबंध जैसा कानूनी प्रभाव नहीं रखता। ऐसी चीज पर हस्ताक्षर करने के लिए उसने एक तरफ बैंकों से बड़े मोर्टगेज लोन के लिए आवेदन करने की हिम्मत की और दूसरी तरफ अपने खातों को संतुल छोटी ईता करने के लिए अस्थायी रूप से उच्च ब्याज वाले लोन उधार लिए, इस उम्मीद में कि बैंक से धनराशि मिलने पर वह उच्च ब्याज वाले लोन चुका देगा। यह एक अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा दांव है, जैसे कि चट्टान के ऊपर रस सी पर चलना, चाकू की धार पर बैले नृत्य करना। लेकिन हर्षित बंसल ने ऐसा ही किया। रोहन मल्होत्रा के मन में भावनाओं का मिश्रण था। उनके कॉलेज के दिनों से अब तक हर्षित बंसल हमेशा ऐसा ही रहा है, दूसरों के प्रति कठोर लेकिन अपने प्रति और भी कठोर, हमेशा खतरे में, भाग्य की तलाश में। अब उसका साहस वाकई पहले से कहीं ज्यादा है। श्री हर्षित की उपलब्धियां यहाँ मौजूद आप में से कोई भी तुलना नहीं कर सकता है, ना हरीश तिवार। बड़ी ही जैसे नशे में था, उसका चेहरा लाल चमक रहा था सभी की ओर देखते हुए और हर्षित बंसल के सामने लगभग झुकते हुए। यहाँ हम सभी को मिला दे तो भी हम श्री हर्षित का एक हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे, वह हमारा गर्व है। हरी शाह तिवारी बोलते बोलते और ज्यादा उत्साहित हो गया। ऐसा मत करो तिवारी, विनम्रता महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमारे बीच कई प्रतिभाशाली लोग हैं, हर्षित बंसल ने मुस्कुराते हुए कहा, लापरवाही से सामने बैठे रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा करते हुए। जैसे हमारे सहपाठी रोहन मल्होत्रा, वह उस समय काफी प्रभावशाली थे, बस अफसोस कि उन्होंने एक गलत कदम उठाया। हर्षित बंसल ने अफसोस के साथ सिर हिलाया। हरीश तिवारी ने तुरंत समझ लिया कि यह रोहन मल्होत्रा पर तंज था। दोनों ने रोहन मल्होत्रा पर समन्वित हमला शुरू कर दिया। हर्षित बंसल उस पिछले घुटने टेकने की अपमान को भूल नहीं सका था और हरीश तिवारी दरवाजे पर हुई बदनामी को जोड़ रहा था। अब जब विषय उठ ही गया था तो वे पहले रोहन मल्होत्रा की गरिमा छीन लेना चाहते थे। लोगों को अपनी इज्जत की जरूरत होती है, जैसे पेड़ों को अपनी छाल की, तो पहले रोहन मल्होत्रा की इज्जत छीनो। हरीश तिवारी ने रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा किया और जोर से हंसा। हमारे श्री हर्षित हास्यप्रद हैं और पुराने स्कूल के रिश्तों को संजोते हैं। ये रोहन मल्होत्रा सहपाठी रोहन एक बड़ा नाम था हमारे साल में मशहूर स्टूडेंट का। उनसिल के आकस्मिक फंड के मामूली से मामले के लिए उन्होंने बेशर्मी से काम करने की हिम्मत की। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ, वाकई प्रशंसा करता हूँ। वह थोड़ा सा पैसा, मुझे नहीं पता कि क्या ये श्री हर्षित द्वारा आज हमें दी जा रही दावत के एक भोजन के लिए काफ़ी है। भीड़ हंसी में फट पड़ी, रोहन मल्होत्रा को उपहास और तिरस्कार की नज़रों से देखते हुए। जयपुर प्रांत और लोकेश नारायण तुरंत गुस्से में आ गए। हरीश तिवारी, अपने शब्दों पर ध्यान दो, लोकेश नारायण ने चिल्लाया। हरामी और बकवास करने की हिम्मत की, जयपुर प्रांत ने गर्जना की, टेबल की चाकू पकड़ते हुए। ओह, क्या तुम गुस्सा हो रहे हो? हरीश तिवारी ने जयपुर प्रांत की ओर थूका। तुम नीच लोग जो हॉस्टल में महिलाओं को परेशान करते हो, तुम्हें यहाँ चिल्लाने का कोई हक नहीं। क्या तुम सोचते हो कि तुम अब अच्छा कर रहे हो? रोहन मल्होत्रा के साथ दिखावा कर सकते हो और कुछ इज्जत वापस पा सकते हो। सच कहूं, तुम बहुत दूर हो, बहुत दूर। क्या तुम जानते हो इस निजी कमरे की कीमत कितनी है? यहाँ खाना तुम्हारे पूरे साल के खर्च के बराबर होगा। 10 या 20 साल बाद भी तुम श्री हर्षित के जूते उठाने के लायक नहीं होगे। हरीश तिवारी ने बिना रुके उनकी बेइज्जती की। उनके आसपास के लोग जयपुर प्रांत और रोहन मल्होत्रा को तिरस्कार की नज़रों से देख रहे थे, जैसे कि दो कचरे के ढेर को देख रहे हों। मैं तेरे दादा को गाली दूं? जयपुर प्रांत अपने गुस्से को और नहीं रोक सका और फट पड़ा हरीश तिवारी की ओर दौड़ते हुए। समय आ गया था। रोहन मल्होत्रा ने अपने फ़ोन की जांच की और बड़े आदमी को नहीं रोका। चलो उसे हंगामा करने दो। हरीश तिवारी जयपुर प्रांत को जंगली ढंग से अपनी ओर दौड़ते देख डर गया और चिल्लाते हुए भागने लगा। हम सब सभ्य लोग हैं, यहाँ मत आओ, हिंसा मत करो। दोनों टेबल के चारों ओर दौड़े, एक पीछा करते हुए दूसरा भागते हुए। रोहन मल्होत्रा, तुम जल्दी से जयपुर प्रांत को रोक लो। तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है जो तुम्हें हंगामा करने दे? हर्षित बंसल ने टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा और आदेश दिया। रोहन मल्होत्रा ने बस उसे अनदेखा कर दिया। कुछ चक्करों के बाद हरीश तिवारी दरवाजे की ओर भागा। उसी पल निजी कमरे के दरवाजे खुल गए। एक डाइनिंग कार्ट अंदर लाई गई। शेफ खुद इसे धक्का दे रहा था, चेहरे पर मुस्कान चिपकी थी, क्योंकि वह निजी कमरे में मेहमानों के छोटी ये व्यंजनों के नाम पुकार रहा था। ये रहा अरब सागर लॉबस्टर, चारकोल ग्रिल, मालाबार मटन कट। ये सभी शीर्ष स्तर के सामग्री और व्यंजन थे जो बड़े निजी कमरों से स्थानांतरित किए गए थे। कुछ ऐसा जो ग्राहकों को बताना जरूरी था।
शेफ के पीछे 4 या 5 अन्य रसोइये थे क्योंकि कुछ व्यंजनों को अभी भी मौके पर काटने और आगे की प्रक्रिया की जरूरत थी। डाइनिंग कार्ट अभी अभी अंदर आई थी। अचानक एक व्यक्ति तोप के गोले की तरह दौड़ कर आया, डाइनिंग कार्ट से टकरा गया। शेफ की मुस्कान बनी रही क्योंकि उसने उन बेहद महंगी स्वादिष्टताओं को उड़ते हुए देखा। शेफ के चेहरे पर मुस्कान बनी रही लेकिन उसे रोने का मन हो रहा था। ये व्यंजन कितने महंगे थे, मैंने इनमें कितनी मेहनत की थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शेफ का चेहरा हरा पड़ गया। उसने तुरंत एक हड्डी काटने वाला चाकू पकड़ लिया। अगर 2 तेज प्रतिक्रिया वाले रसोइये उसे नहीं रोकते तो वह शायद झगड़े में शामिल हो जाता। अराजकता, पूरी तरह अराजकता। हर्षित बंसल और नहीं बैठ सका। उसने एक समूह को इशारा किया कि वह जयपुर प्रांत को हरीश तिवारी से जबरदस्ती अलग कर दे। हरामी, भाग मत तू चाटुकार, मैं तुझे अपन कर दूंगा। जयपुर प्रांत ने जोर से गाली दी। क्या घमंड है छोटे, देखते हैं तुम कब तक इसे बनाए रख सकते हो। लोगों ने उसे रोक लिया था। हरीश तिवारी भी पीछे नहीं हटा, तिरस्कार भरी हंसी के साथ। यह मत सोचो कि तुम यहाँ एक टूटी फूटी गाड़ी चलाकर आए हो तो तुम वाकई अमीर हो कि तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। क्या तुम सोचते हो मैं नहीं जानता कि तुम 30 लाख रुपये भी नहीं जुटा सकते? तुम्हारी वित्तीय श्रृंखला टूटने वाली है जल्द। हाँ बड़ी ही, तुम गंदगी खाने के लिए भी नहीं जुटा पाओगे, फिर भी तुम रोहन मल्होत्रा का साथ दे रहे हो। हाँ, हरीश तिवारी अनियंत्रित ढंग से हंसा। भीड़ ने अपनी नज़रें जयपुर प्रांत की ओर मोड़ दीं। जयपुर प्रांत को जैसे बिजली का झटका लगा। वह वहां स्तब्ध खड़ा था। उसने इस बारे में केवल सौरभ यादव के साथ चर्चा की थी। हरीश तिवारी को कैसे पता चला? जयपुर प्रांत मुड़ा सौरभ यादव को ढूंढते हुए। उसकी आंखें खून से लाल थीं। सौरभ यादव, जयपुर प्रांत ने गुस्से में चिल्लाया, तूने मेरा विश्वास तोड़ा। रोहन मल्होत्रा ने जिस दृश्य को बनाए रखा था वह ढह रहा था। जयपुर प्रांत इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा विश्वासघात ने इस भारी भरकम आदमी को उन्मादी बना दिया। सौरभ यादव पहले ही श्री हर्षित के पीछे भाग चुका था। उसने ठंडी हंसी हंसी उस सहपाठी की ओर जो कभी मददगार था और तथाकथित भाई था। वह पूरे समय बैठा रहा था लेकिन टेबल के नीचे उसने चुपके से हरीश तिवारी को संदेश भेजे थे। दुनिया बहुत वास्तविक है जयपुर प्रांत, ये सब पैसे के बारे में है। बिना इसके दोस्ती की परवाह कौन करता है? यह मत सोचो कि तुमने मेरी कुछ बार मदद की तो तुम कोई बड़ आदमी हो। यह उम्मीद करना कि मैं हमेशा तुम्हारा चाटुकार रहूंगा। छी किताबी कीड़ा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दिमाग भी इसके बराबर है। सौरभ यादव ने बेरहमी से तंज कसा। उसके शब्द जहरीले थे। वास्तविकता को देखो, श्री हर्षित का परिवार धनी है जबकि तुम दोनों भिखारी बनने वाले हो। ये शब्द बहुत अपमानजनक थे। लोकेश नारायण एक कुर्सी उठाने से खुद को रोक नहीं सका। शामिल होने के लिए तैयार। ताली ताली ताली। अचानक तालियों का बड़ी ही एक गड़गड़ाहट शुरू हुई। सभी हैरान रह गए, इधर उधर देखने लगे। ताली बजा रहा था रोहन मल्होत्रा जो मुस्कुराते हुए खड़ा था। क्या शानदार राक्षसों और दानवों का जमावड़ा है, रोहन मल्होत्रा ने टिप्पणी की। चूंकि हम दिखावे के साथ खत्म कर चुके हैं मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले मैं पहले तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूंगा। रोहन मल्होत्रा ने मुंह खोला और जयपुर प्रांत चुप हो गया। वह हरीश तिवारी की ओर न ही दौड़ा, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई उसे पकड़ नहीं रहा था। रोहन मल्होत्रा, तुम्हारा क्या रुतबा है कि हम तुम्हारी बात सुने, हमारा समय बर्बाद करें? क्या तुम इसके लायक भी हो? हरीश तिवारी ने तंज कसा। अब जब न काब उतर चुके थे, दिखावे की कोई जरूरत नहीं थी। हरीश तिवारी के चेहरे पर हमेशा की मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। कभी एक शीर्ष छात्र, अब सबसे दरिद्र सड़क के किनारे की दुकान के कपड़ों में रोहन मल्होत्रा ने वहां बैठे बाकियों को चुपके से होठ सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया, यह महसूस करते हुए कि हरीश तिवारी सही था। बिखरी हुई चर्चाएं उठीं और गिरी रोहन मल्होत्रा को बोलने का माहौल नहीं दे रही थीं। अरे तुम मेरे चाकू के साथ क्या कर रहे हो? अचानक एक शेफ ने घबराहट में चिल्लाया। छप रोहन मल्होत्रा की सीट के ठीक बगल में एक रसोई का चाकू टेबल पर जोर से टकराया। जयपुर प्रांत ने पास की एक कुर्सी पर पैर रखा। उसका मोटा चेहरा खतरनाक भाव से भरा था। एक हाथ चाकू के हैंडल को पकड़े हुए, दूसरा हाथ उसकी टाई और शर्ट के बटन खोलते हुए। अब रोहन बोलने वाला है, जयपुर ने कठोर चेहरा बनाते हुए कहा। उसकी नज़र चारों ओर घूमी और अंत में हरीश तिवारी के चेहरे पर टिक गई। अगर तुम में से कोई एक भी शब्द बोलने की हिम्मत करे तो मुझसे भिड़कर देखो। ये पूरी तरह से गुंडों, बदमाशों और ठगों का व्यवहार था, लेकिन ये काम कर गया और अचानक कोई चूतक नहीं करने की हिम्मत कर सका। मजाक ही था। वहां चमकता हुआ रसोई का चाकू इशारा कर रहा था। कौन इसे आजमाना चाहेगा? मोटे आदमी को आज काफी उकसावा झेलना पड़ा था और गुस्से के आलम में उसका दिमाग तर्क से नियंत्रित नहीं था। अब उससे हंस करना, उसे 5 कदमों में खून बिखेरने के लिए कि मजबूर करना कोई इतना मूर्ख नहीं था। यहां तक कि हरीश तिवारी ने बस मुंह खोला और एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। सौरभ यादव इतना डर गया था कि वह नीचे बैठ गया, चाहता था कि वह अदृश्य हो जाए और जयपुर की नजरों में न आए। रोहन तुम बोलो, जयपुर प्रांत ने अपने हाथ से बड़े इशारे किए। रोहन मल्होत्रा ने मोटे आदमी को देखा और मुस्कुराया। तू कमीना मोटा, जब भी कुछ होत
आवेश में आकर काम करता है और अपनी परेशानियां अपने तक रखता है, मुझे कुछ नहीं बताता। क्या ये सिर्फ 30 लाख रुपए की बात है? एक बार मामला सुलझ जाए मैं इसे तुम्हारे लिए हल कर दूंगा। रोहन मल्होत्रा ने सोच उसके खाते में कुल 60 लाख रुपये थे और रक्तकमल के साथ 50 लाख रुपये तक ओवरड्राफ्ट करने का अधिकार था, तो 30 लाख रुपये कोई बड़ी बात नहीं थी। रोहन मल्होत्रा खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा। आज मैं तुम सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे तुम जरूर परिचित होगे, क्योंकि तुमने इसकी दो किरदारों की त्रासदी को अपनी आंखों से देखा है। हर्षित बंसल ने भौहें चढ़ा लीं। उसने अनुमान लगा लिया था कि रोहन मल्होत्रा क्या कहने वाला था, फिर भी उसने चुपके से ठंडी हंसी हंसी। उसका मानना था कि रोहन मल्होत्रा द्वारा कही गई कहानी अंततः सिर्फ एक कहानी ही रहेगी। मौजूद लोगों के लिए वे पुरानी और सड़ी हुई खबरें कुछ भी नहीं थी, बल्कि महत्वहीन पुरानी कहानियां थीं। इसके अलावा उनकी धारणाएं पहले ही प्रभावी हो चुकी थीं। रोहन मल्होत्रा उनके दिमाग को बदल पाएगा या नहीं, यह एक बात थी। अगर वह वाकई ऐसा करने में कामयाब बड़ी ही हो गया तो उसका क्या मतलब निकलता? इस समय उनके रुतबे में भारी अंतर था। चाहे वे इसे माने या न माने, कौन हिम्मत करेगा खड़ा होकर न्याय की स्थापना करने की? हर्षित बंसल आत्मविश्वास से भरा तिरस्कार करता हुआ ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। इंद्रपुर विश्वविद्यालय में दो अच्छे दोस्त थे, एक बेफिक्र मोटा आदमी और दूसरा खुद को चतुर्मूर्ख कहने वाला रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए बताया। दोनों मासूम और भोले थे और दोनों के अपने अपने लक्ष्य और आकांक्षाएं थीं, हर दिन उस भविष्य की ओर मेहनत करते हुए जिसकी वे चाहत रखते थे। जयपुर और लोकेश नारायण चुपचाप रोहन मल्होत्रा को देख रहे थे। खुद को चतुर्मूर्ख कहने वाला स्टूडेंट काउंसिल का उपाध्यक्ष था। उस समय का अध्यक्ष वाकई कुछ खास था, सक्षम और करिश्माई महिलाओं द्वारा बहुत पसंद किया जाता था और उसे भी महिलाएं पसंद थीं। रोहन मल्होत्रा ने हर्षित बंसल की ओर देखा। हर्षित बंसल ने आत्मा मुग्ध होकर मुस्कुराया। भीड़ चुप हो गई। ये स्पष्ट था कि रोहन मल्होत्रा किसके बारे में बात कर रहा था। मूल रूप से स्टूडेंट काउंसिल अध्यक्ष का व्यसनी निजी जीवन उसका अपना मामला था, लेकिन उसने एक लड़की को सब पहुंचाई, उसे लुभाकर फिर छोड़ दिया, जिससे मोटा आदमी गुस्सा हो गया। जयपुर प्रांत ने हर्षित बंसल को ठंडी और उग्र नजरों से घूरा। उस नेकदिल मोटे आदमी ने खुद को चतुर्मूर्ख कहने वाले को ढूंढा और एक अन्याय में हस्तक्षेप किया। उन्होंने आसानी से स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक धन की हेराफेरी के सबूत ढूंढ लिए, उसे गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और बस उसे जाने दिया। रोहन मल्होत्रा ने जयपुर प्रांत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें लगता है कि यह मूर्खतापूर्ण है या नहीं? मूर्खतापूर्ण? हास्यास्पद? जयपुर प्रांत जोर से हंस पड़ा। फिर दुष्वप्नों की एक श्रृंखला शुरू हुई। वह खुद को चतुर्मूर्ख कहने वाला हेराफेरी के आरोपों का निशाना बन गया और वह मासूम मोटा आदमी एक विकृत बेशर्म बदमाश के रूप में बदनाम हो गया। उन्हें स्कूल से सबसे कठोर सजा का सामना करना पड़ा। तुम बताओ, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? रोहन मल्होत्रा खुद को जोरदार हंसी से रोक नहीं सका। लोकेश नारायण उदास दिख रहा था। जयपुर प्रांत ने खुद पर तिरस्कार भरी हंसी हंसी। मौजूद लोग चुप हो गए, कुछ हैरान कुछ बेपरवाह। रोहन मल्होत्रा ने जो कहा वह सच था या झूठ? इतने साल बीत चुके हैं, ये सब बस एक कहानी है। इसका क्या किया जा सकता है? हर्षित बंसल खुलकर हंसा, हरीश तिवारी भी, और यहाँ तक कि सौरभ यादव ने चुपके से तिरस्कार भरी हंसी हंसी। नवमंडल कक्ष के प्रवेश द्वार पर चेतन मिश्रा चुपचाप खड़ा था। वह कुछ देर से वहां था, बहुत कुछ सुन चुका था। चेतन मिश्रा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जिला प्रमुख विश्वजीत राव की ईमानदारी और परोपकार की तुलना में वह छोटी ई का एक चालाक नायक की तरह था जो केवल जीत या हार को मानता था। अगर रोहन मल्होत्रा आज सिर्फ हंगामा करने और सच्चाई की मांग करने आया था तो चेतन मिश्रा को बहुत निराशा हुई। एक असली पुरुष को बदला और कृतज्ञता का पूरा करने में आनंद लेना चाहिए। फिलहाल गुरु सुरेंद्र कायस्थ के सम्मान में चेतन मिश्रा सुनने को तैयार था और उसने होटल के कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वे उन्हें परेशान न करें, वरना सिर्फ जयपुर प्रांत के चाकू निकालने के लिए विशेष सुरक्षाकर्मी कब के अंदर घुस आए होते। क्या तुम जानते हो कि वह खुद को चतुर्मूर्ख कहने वाला कितना मूर्ख है? रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए ये कहा, न कि हर्षित बंसल या हरीश तिवारी को, बल्कि जयपुर प्रांत को। जयपुर प्रांत ने अचानक देखा कि रोहन मल्होत्रा की मुस्कान उदास थी और वह हैरान रह गया। उसे आज ही उस स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष के मुंह से पता चला कि वह मरा हुआ मोटा आदमी था। सने अपनी डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट दोनों खो दिए। वह मरा हुआ मोटा आदमी जिसने उसके लिए एक पूरे उद्योग को छोड़ दिया, और वह खुद को चतुर बड़ा मूर्ख हमेशा से जानता था। फिर भी इतने सालों तक उसने सोचा कि वह ही सबसे ज्यादा पीड़ित था। रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, जबकि उसकी आंखें नम हो गईं और उसने जयपुर प्रांत से पूछा, बताओ क्या वह मूर्ख है या नहीं? जयपुर प्रांत की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसने सिर्फ छोटी या रोहन मल्होत्रा को देखने को तैयार नहीं था। यह मूर्ख होने या न होने की बात क्या है? दोस्तों के बीच मूर्ख होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? सभी लोग शांति से देख रहे थे और लोकेश नारायण अपनी आंखें पर और छने और गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ताली। अचानक तालियों की एक गड़गड़ाहट हुई। हर्षित बंसल ने अपने हाथ ताली बजाए। क्या शानदार कहानी है, वाकई मार्मिक।
लेकिन अंत में मूर्ख तो बस मूर्ख ही है। इतनी मेहनत करने किसी भी कीमत पर सिर्फ ये कहानी सबके सामने स्पष्ट करने के लिए हर्षित बंसल जोर से हंसा। क्या तुम्हें न्याय चाहिए या सिर्फ माफ़ी? यह माफ़ी क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? हर्षित बंसल ने हरीश तिवारी की ओर इशारा किया जिसने रोहन मल्होत्रा की ओर तिरस्कार भरी हंसी हंसी। या तुम इसे सुनना चाहते हो? हर्षित बंसल ने सौरभ यादव के चेहरे पर थपथपाया और सौरभ यादव ने जल्दी से चापलूसी भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मौजूद सभी लोग चुप थे। वाकई कोई इसे सुनना नहीं चाहता था। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराया। न्याय? माफ़ी? तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। वास्तव में मुझे इस बात की बिल्कुल लापरवाह नहीं कि यहाँ बैठे तुम सभी इस मामले को कैसे देखते हो। तो तुम क्या चाहते हो? हर्षित बंसल ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोहन मल्होत्रा ने उसे शांति से देखा। मूल रूप से यह कर्ज चुकाने की बात थी, ब्याज के साथ। अब एक और चीज़ है जो मैं चाहता हूँ। उस समय वह मरा हुआ मोटा आदमी तुम्हारे सामने घुटने टेका था। हर्षित बंसल उनकी ओर से मेरे लिए, और अब मैं चाहता हूं कि तुम सबके सामने उस मरे हुए मोटे आदमी के सामने घुटने टेको। रोहन मल्होत्रा का आखिरी वाक्य जोरदार और प्रभावशाली था। पूरा निजी कमरा एक ठंडी खामोशी में डूब गया। सभी लोग अनायास ही हर्षित बंसल की ओर देखने लगे। हर्षित बंसल ने चाकू पकड़े हुए जयपुर प्रांत की और एक नज़र डाली और अचानक जोर से हंस पड़ा। उसने पहले ही निजी कमरे के प्रवेश द्वार पर विशेष सेवा सुरक्षा गार्ड्स को देख लिया था। मोती टावर की सुरक्षा दो प्रकार की थी, एक वे जो रोहन मल्होत्रा और जयपुर पर रांत को दरवाजे पर रोकते थे, जो रखवाली और गश्त के लिए जिम्मेदार थे, और दूसरी थी काफ़ी मशहूर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम जो पूर्व विशेष पुलिस और सैन्य कर्मियों से बनी थी, जो स्टैब वेस्ट स्टैब प्रतिरोधी दस्ता ने पहनते थे और स्टन गन और डंडों से लैस थे ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए। वे पूरे इंद्रपुर में मशहूर थे और अक्सर अखबारों में उल्लेखित होते थे। हर्षित बंसल और जयपुर प्रांत के बीच का कोण लगभग 100 बड़ी ईसा डिग्री था। इतनी बड़ी मेज़ और बीच में इतने सारे लोगों के साथ अगर जयपुर प्रांत दौड़कर आता तो भी समय लगता और हर्षित बंसल के पास विशेष सेवा सुरक्षा गार्ड्स के पीछे भागने के लिए पर्याप्त समय होता। उसके लिए जयपुर प्रांत अब कोई खतरा नहीं था। रोहन मल्होत्रा, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझसे इस मरे हुए मोटे के सामने घुटने टेकने को कह रहे हो? तुम वाकई एक मूर्ख हो। हर्षित बंसल जोर से हंसा, मेज़ पर जोर से थप्पड़ मारते हुए और सीधे रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा करते हुए। कहानियां सुनाने की क्या ज़रूरत? यह इतना झंझट है? मैं तुम्हें और इन्हें सीधे बता देता हूँ। हाँ, उस समय जो कुछ हुआ मैंने किया। मैंने तुम्हें फंसाया और मैंने उस मरे हुए मोटे को फंसाया। तुम मेरा क्या कर सकते हो? पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाओगे या अदालत में मुकदमा करोगे या शायद स्कूल प्राधिकरण के पास जाकर मेरी साजिशों को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उजागर करोगे, ये देखने के लिए कि क्या वे तुम्हारे लिए अपने ही मुंह पर तमाचा मारना चाहेंगे? हर्षित बंसल बेपरवाह था। अब मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, मेरा रुतबा ज़्यादा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस मरे हुए मोटे के सामने घुटने टेकने का आदेश दे सकते हो? मौजूद लोगों के चेहरों पर भाव भयावह होने लगे। बिना बोले शब्द शांति नहीं तोड़ते। सच्चाई ये थी कि उस समय की घटनाएं जांच के लायक नहीं थीं, लेकिन उन्हें जोर से बोल देना एक अलग बात थी। हर्षित बंसल अपनी दौलत और ताकत के बारे में बेशर्मी और खुलकर बिना किसी डर के व्यवहार करने की हिम्मत रखता था। ऐसा व्यवहार उन लोगों के दिलों में भी ठंडक पैदा कर रहा था। हर्षित बंसल एक भूखे भेड़िए की तरह था, क्रूर और निर्दयी, देखने में डरावना। मौजूद लोगों की नज़रें जटिल थीं। जो लोग पहले हर्षित बंसल के करीब आना चाहते थे उन्हें अब अनायास ही कुछ डर महसूस होने लगा था, और महिलाएं अब उसे स्नेह भरी नज़रों से नहीं देख रही थीं। अचानक पूरा निजी कमरा शांत हो गया। रोहन मल्होत्रा हर्षित बंसल के गर्वित और जंगली चेहरे को देखते हुए मुस्कुराया, अपना सेल फोन उठाया और धीरे से एक पहले से तय यार किया हुआ संदेश भेज दिया। वाकई मेरा क्या हक है? रोहन मल्होत्रा ने धीरे से कहा। इस अजीब हरकत ने हर्षित बंसल को कुछ हैरान कर दिया और बाकियों को कुछ असमंजस और भ्रम में डाल दिया। क्या रोहन मल्होत्रा ने बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए? लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा? रोहन मल्होत्रा के संदेश भेजने के 10 सेकंड से भी कम समय बाद शांत कमरे में अचानक एक फ़ोन की घंटी की आवाज़ गूंज उठी। हर्षित बंसल के आश्चर्य में यह उसका सेल फोन था जो बज रहा था। कॉलर आईडी पर आकाश समूह के श्री आकाश का नाम दिख रहा था। हर्षित बंसल ने जयपुर प्रांत की ओर सतर्क नज़र डाली, फिर रोहन मल्होत्रा की ओर देखा और तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए स्पीकर फोन बटन दबाया। इस तरह वह विचलित नहीं होगा और जयपुर प्रांत द्वारा अचानक हमला होने की संभावना से बचेगा, और वह सभी को किसी बड़े रुतबे वाले व्यक्ति के साथ अपनी बातचीत छोटे अनाने भी दे सकता था। श्री आकाश, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? मैं आपको चाय के लिए आमंत्रित करूंगा, हर्षित बंसल ने उत्साह से कहा। फोन से अचानक एक ठंडी आवाज़ आई। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी। हर्षित बंसल आवाज़ उदासीन थी और संबोधन सीधा था। हर्षित बंसल चौंक गया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं आकाश शर्मा ने अन्य कंपनियों को सूचित कर दिया है और हमने आपकी कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त कर दिए हैं।
अगर आपके बॉस को कोई आपत्ति है तो वह मुझसे मिलने आ सकता है। आकाश शर्मा की आवाज़ में एक तरकीन घमंड था, हालांकि मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होगी। आकाश शर्मा अनुबंध तोड़ने की अगुवाई कर रहे हैं। श्री आकाश, आप ऐसा क्यों करेंगे? हर्षित बंसल को विश्वास नहीं हो रहा था। 2 करोड़ रुपये का एक विशाल सौदा, क्या वह हवा में उड़ गया? ये हर्षित बंसल की सबसे गर्व करने वाली उपलब्धि थी, न कि एक मोटी रकम की बात। लेकिन आकाश शर्मा के अवरोध का सामना करते हुए हर्षित बंसल न तो गुस्सा करने की हिम्मत कर सका, न ही अपनी आवाज़ ऊंची की। आकाश शर्मा इंद्रपुर के व्यापारिक क्षेत्र में एक प्रभावशाली शक्ति थे। उन्हें नाराज करना मतलब था कि अन्य कंपनियां आपके साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं करेंगी। अब हर्षित बंसल ये जानने के लिए उत्सुक था कि समस्या कहाँ थी। क्या यह विरोधी कंपनियां थीं या अनुबंधी, या शायद उनकी कंपनी के किसी व्यक्ति ने आकाश शर्मा को नाराज कर दिया था? आखिरी संभावना सबसे कम थी। आखिरकार किसी निजी रंजिश के लिए स्पष्ट मुनाफे की लालच को नज़रअंदाज करना वह नहीं था जो एक परिपक्व व्यवसायी करेगा, खासकर आकाश शर्मा आज जो इंद्रपुर के व्यापारिक क्षेत्रों में मुनाफे पर केंद्रित होने के लिए मशहूर थे। क्यों? आकाश शर्मा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, आपकी वजह से, मेरी वजह से। हर्षित बंसल का चेहरा रंग बदल गया। ये कैसे संभव हो सकता है? उसने इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज नहीं किया था, हमेशा सम्मान और सावधानी से पेश आया था, खुद को एक जूनियर मानते हुए। मुझे विश्वास है कि आपकी कंपनी का प्रमुख जल्द ही आपको फ़ोन करेगा। जहां तक आपके उपाध्यक्ष के पद की बात है, मुझे शक है कि वह आपको बनाए रखने की हिम्मत करेगा। पूरे इंद्रपुर में कोई भी आपको नौकरी पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। आकाश शर्मा की आवाज़ सख्त थी। हर्षित बंसल का चेहरा पीला पड़ गया। आकाश शर्मा उस पर युद्ध की घोषणा कर रहे थे। लेकिन क्यों? श्री आकाश, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? हर्षित बंसल ने घबराते हुए कहा। आकाश शर्मा वह व्यक्ति थे जिन्हें वह बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता था। आसपास के लोग हर्षित बंसल को देख रहे थे, उसके कुछ बिखरे हुए रूप को अचानक महसूस करते हुए कि हर्षित बंसल वास्तव में कुछ खास नहीं था। कई लोगों के दिमाग में यह विचार अचानक उभर आया। हरीश तिवारी की मुस्कान कब की गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा सदमे से भरा था, अपनी रीढ़ की हड्डी ढहते हुए देख रहा था। सौरभ यादव अविश्वास भरी नज़रों से देख रहा था, उसकी सोने की फ्रेम वाली चश्मे के पीछे की आंखें अनिश्चित रूप से इधर-उधर दौड़ रही थीं। बेशक तुमने मुझे नाराज नहीं किया, जिसे तुमने नाराज किया वह कोई ऐसा है जिसे तुम्हें नहीं छेड़ना चाहिए था, आकाश शर्मा ने जोर देकर कहा। इसके बाद व्यस्तता की बीप सुनाई दी। आकाश शर्मा ने एक कॉल काट दी थी। हर्षित बंसल स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसने वापस कॉल करने की सोची, एक और कॉल आ गई जिसमें उसके बॉस का नाम दिख रहा था। हर्षित बंसल की पलकें फड़कने लगीं, उसे आकाश शर्मा के शब्द याद आए। जैसे मोहित होकर हर्षित बंसल ने स्पीकर बटन दबाया। वह पूरी तरह से उथल पुथल में था, अब इस बात की परवाह नहीं कर रहा था कि आसपास कितने लोग हैं, कितनी जटिल नज़रें हैं। उसे तुरंत जानना था इस सब का कारण। वह व्यक्ति आकाश शर्मा ने कहा कि उसे नहीं छेड़ना चाहिए था, वह आखिर कौन था? कोई ऐसा जो आकाश शर्मा को हिला सकता था? निश्चित रूप से एक बड़ा व्यक्ति था। इस विचार ने ही हर्षित बंसल को अनायास कांपने पर मजबूर कर दिया। बड़ी ई लालचंद, वह मुश्किल से 2 शब्द बोल पाया था कि कॉल कनेक्ट हुई और उस पर तूफान टूट पड़ा। हर्षित बंसल, श्री हर्षित, अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे लालचंद को, अपनी कंपनी को साथ मत घसीटो। क्या तुम जानते हो आकाश शर्मा कौन है, कि तुमने उन्हें इतना बुरी तरह नाराज किया है? क्या तुम जानते हो अभी कितने कंपनी प्रमुखों ने मुझे फ़ोन किया? 6, प्रत्येक मुझसे लालचंद से ज़्यादा धनी और ताकतवर। उन्होंने हमारे सभी अनुबंध समाप्त कर दिए और मुझे स्पष्ट रूप से बता दिया, अगर तुम इंद्रपुर में रहना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना होगा। श्री हर्षित बंसल के बॉस की आवाज़ भारी थी, उसका गला चीखने से लगभग फट रहा था, फिर भी वह चिल्लाता रहा। हर्षित बंसल, तुम नौकरी से निकाले गए हो। हर्षित बंसल की आंखें उलझन में थीं, उनके चेहरे पर अविश्वास और घबराहट का मिश्रण था। उप महाप्रबंधक के रूप में उन्हें उनके बॉस ने एक ही वाक्य में नौकरी से निकाल दिया था। ये कैसे संभव हो सकता है? मुख्य मुद्दा आकाश शर्मा और उन कई कंपनियों का रवैया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे हर्षित बंसल को इंद्रपुर में जीवित नहीं रहने देना चाहते। लेकिन उनके वर्षों की नींव और उनके करियर की जड़ें सब इंद्रपुर में थीं। इंद्रपुर छोड़ने पर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। वर्षों की मेहनत अचानक फिर से शून्य पर वापस, यह वह स्वीकार नहीं कर सकते थे। हर्षित बंसल ने भौचक्का होकर सिर उठाया और देखा कि रोहन मल्होत्रा उन्हें एक ऐसी मुस्कान के साथ देख रहे थे जो मुस्कान नहीं थी। उनका सिर भनभना रहा था और जब उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि उनके पुराने सहपाठी, जो पहले उनकी अंतहीन चापलूसी करते और लगभग उनसे चिपक गए थे, अब उन्हें दूर की नज़रों से देख रहे थे। वे भाव हर्षित बंसल के गर्व के लिए सहन करने से ज्यादा थे। मुझे मजाक के रूप में देखना चाहते हो? सपने में भी मत सोचो, तुम में से कोई भी। हर्षित बंसल ने दांत पीसे, उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। फिर उन्होंने रोहन मल्होत्रा को अपना मोबाइल फ़ोन हिलाते हुए उनकी ओर मुस्कुराते हुए और एक टैप करते हुए देखा। कुछ सेकंड बाद हर्षित बंसल का मोबाइल फ़ोन फिर से बजा, जैसे कि रिमोट कंट्रोल्ड हो। हर्षित बंसल ने कॉलर का नाम देखा, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। इंद्रपुर सिटी बैंक के प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश गुप्ता। हर्षित बंसल ने फ़ोन उठाया, स्पीकर बंद किया और इसे अपने कान पर लगाया।
हेलो प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश। हर्षित बंसल ने गहरी सांस ली, धीरे से सांस छोड़ी और अपने भावनाओं को स्थिर किया। हाँ, उन्हें एक स्पष्ट झटका मिल रहा था, लेकिन इसमें कोई गलतफहमी होनी चाहिए जिसे स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल उपमहाप्रबंधक न होना कोई समस्या नहीं थी, उनके पास अभी भी एक नींव थी, उनकी खुद की निजी तौर पर स्थापित कंपनी। जब तक सेंट्री निर्माण के साथ सहयोग सुरक्षित था, वह हर्षित बंसल सेंट्री निर्माण का भागीदार होगा। आकाश शर्मा का वास्तव में इंद्रपुर के व्यापारिक जगत में रुतबा और साधन थे, लेकिन वह सेंट्री निर्माण को छू नहीं सकते थे, उनके पास वह शक्ति नहीं थी। हर्षित बंसल शांत हो गए। अब मुख्य बात यह थी कि आकाश शर्मा से स्पष्टीकरण मांगना, नहीं बॉस के साथ पुनर्स्थापना की चर्चा करना, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि बैंक लोन स्वीकृत हो जाए। केवल इस तरह से वह उच्च ब्याज वाले लोन के अंतर को जल्दी से भर सकते थे और पूरी चीज को सफल बना सकते थे। एक बार यह पूरा हो गया, 10 साल के भीतर वह हर्षित बंसल इंद्रपुर के व्यापारिक जगत का उभरता सितारा होगा, और यहाँ तक कि आकाश शर्मा को भी उनके सामने झुकना पड़ेगा। हर्षित बंसल की आंखें, जो पहले राख की तरह थीं, फिर से चमक उठीं। बंसल समूह श्री हर्षित। प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश की आवाज आई, गर्म और हार्दिक। बंसल समूह एक सीमित दायित्व कंपनी से ज्यादा कुछ नहीं था। इसे समूह कहना केवल हर्षित बंसल की महत्वाकांक्षा की घोषणा थी। प्रेसिडेंट के लहजे से ऐसा नहीं लगता था कि कोई समस्या थी। बिल्कुल, चाहे आकाश शर्मा कितने भी शक्तिशाली हों, वे बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित नहीं कर सकते थे। खासकर प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश के सामने नहीं, उन्हें अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। यह मैं हूं। आप व्यक्तिगत रूप से कॉल कर रहे हैं, क्या ये लोन के बारे में है? हर्षित बंसल ने अपनी आवाज को नीचा किया, सम्मानपूर्वक पूछा। ये लोन के बारे में है। आपकी सभी प्रक्रियाएं अनुपालक हैं, इसमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश ने सौम्यता से कहा। हर्षित बंसल के लिए ये शब्द वसंत की हवा की तरह थे। उनके होंठ फिर से आत्ममुग्ध मुस्कान में मुड़ गए और उनकी आंखें घमंड से नीचे देखने लगीं। हालांकि इंद्रपुर सिटी बैंक आपको एक पैसा भी उधार नहीं देगा, क्योंकि पिछला कॉल मेरे निजी मोबाइल फोन पर था। ये पूरी तरह से एक निजी बातचीत थी जो मायने नहीं रखती, प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश ने सौम्यता से सबसे गंभीर लहजे में जो वे जुटा सकते थे कहा। हर्षित बंसल के चेहरे के सभी भाव तुरंत जम गए। वह मजाक कर रहे थे, है ना? एक बैंक प्रेसिडेंट कई करोड़ रुपए के लोन के बारे में मजाक कर रहा था। हर्षित बंसल का सिर भनभना रहा था, खून से लगभग फटने वाला था। प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश, आप मेरे साथ मजाक न करें, कृपया इसे दोहराएं। हर्षित बंसल की आवाज हकलाने लगी, लेकिन अंत में उन्होंने चिल्लाया। उनके आसपास के लोगों के चेहरों पर अजीब भाव थे। उन्होंने नहीं सुना था कि इंद्रपुर सिटी बैंक के प्रेसिडेंट ने क्या कहा था, लेकिन उन्होंने हर्षित बंसल का भाव देखा, जैसे कि उन्होंने कुछ बेहद डरावना सुना हो। हाँ, मेरे अभी कहे गए कुछ वाक्य वास्तव में मजाक थे। इसे दिल पर मत लो, श्री हर्षित प्रेम प्रकाश ने जल्दी से कहा। हर्षित बंसल का कठोर शरीर अचानक सीट पर ढह गया, जैसे एक डूबता हुआ आदमी जो अभी अभी नाव के किनारे पर चढ़ गया हो। इस बूढ़े कमीने ने मुझे लगभग डरा ही दिया था। हर्षित बंसल ने मन ही मन गाली दी और सिर्फ 2 सेकंड में वह पसीने से तर हो गए थे। हालांकि इस फंड की समीक्षा अवधि थोड़ी लंबी हो सकती है, प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश ने गंभीरता से कहा। कोई जल्दी नहीं। हर्षित बंसल ने जल्दी से पूछा, ये कितना समय होगा? 3 से 5 साल। आप बस धैर्य से प्रतीक्षा करें। प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश की सौम्य आवाज आई। हर्षित बंसल के चेहरे का भाव, जो अभी अभी ढीला हुआ था, फिर से जम गया। 3 से 5 साल की समीक्षा? क्या तुम कमीने समीक्षा कर रहे हो या नेजा को जन्म देने की योजना बना रहे हो? क्या मैं? हर्षित बंसल इंतजार कर सकता हूं, लेकिन क्या साहूकार इंतजार कर सकते हैं? मैंने अपनी सारी संपत्तियों, अपनी पूरी दौलत पर साहूकारों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर उन लोगों को उनका पैसा नहीं मिला तो वे मुझे चट कर जाएंगे। प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश, आप मेरे साथ इस तरह मजाक नहीं कर सकते, हर्षित बंसल ने हकलाते हुए कांपती आवाज में कहा। छोटे हर्षित, मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे तुम्हें नहीं छेड़ना चाहिए था। प्रेसिडेंट प्रेम प्रकाश की हमेशा सौम्य आवाज उस आखिरी वाक्य में असाधारण रूप से ठंडी हो गई। फिर कॉल अचानक कट गया। बीप बीप की व्यस्तता की आवाज ने हर्षित बंसल को मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा कर दिया, अपने स्थान पर जम गया। फिर वही व्यक्ति जिसे मुझे नहीं छेड़ना चाहिए था, आखिर वह कौन है? हर्षित बंसल के दिल के तल से डर उभर आया। उस व्यक्ति ने ठगों को उनके मुनाफे छोड़ने और बैंकरों को नीच व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया। वह अछूत भगवान कौन है? मैंने इतने बड़े रसूखदार व्यक्ति को कैसे नाराज कर दिया? हर्षी तब बंसल ने पूरी तरह से भौचक्का होकर सिर उठाया और अचानक रोहन मल्होत्रा की मुस्कान और उनके हाथ में उठा हुआ मोबाइल फोन देखा। उस पल में उनका दिल धड़कना भूल गया। यह नहीं हो सकता, ये तुम नहीं हो सकते, असंभव है। रशिद बंसल चीखे, उनकी आंखें बाहर निकल आई, सीधे रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा करते हुए, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। रोहन मल्होत्रा ने 2 बार संदेश भेजे थे, 2 बार उनके लिए, हर्षित बंसल के लिए विनाश की शुरुआत की थी। मूर्ख भी इसे देख सकता था। रोहन मल्होत्रा सब कुछ संचालित कर रहे थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये व्यक्ति, वह बड़ा शख्स कैसे हो सकता है? वह आकाश शर्मा, प्रेम प्रकाश गुप्ता को कैसे आदेश दे सकता है? जय
पुरप्रांत लोकेश नारायण, हरीश तिवारी, सौरभ यादव और बाकी सभी सदमे भरे चेहरों के साथ थे। उन्होंने भी संकेतों को समझ लिया था कि सब कुछ रोहन मल्होत्रा का किया हुआ लगता था। सभी ने अविश्वास के साथ रोहन मल्होत्रा को देखा। सबसे सस्ते सड़क के किनारे के कपड़ों में सबसे साधारण मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए रोहन मल्होत्रा शांत और विनम्र मुस्कान के साथ डरावने रूप से अबूझ थे निजी कमरे के बाहर। चेतन मिश्रा, जिन्होंने विशेष सेवा सुरक्षा को पीछे हटने के लिए कहा था, उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। ये सब उन्होंने गौर से देखा था। उनके शिक्षक द्वारा पसंद किया गया व्यक्ति वास्तव में असाधारण था, लापरवाही से तूफान खड़ा करते हुए शांत और अविचलित। एक महान सेनापति का वैभव, यहाँ तक कि चेतन मिश्रा भी रोहन मल्होत्रा को उच्च सम्मान में रखते थे। हर्षित बंसल, मैंने तुम्हें बताया था, मैं यहाँ अतीत के सही गलत पर बहस करने नहीं आया ना। बड़ी ही मुझे न्याय या जनमत की परवाह है। मैं यहाँ अपने दोस्त और मोटे आदमी के लिए मूलधन और ब्याज वापस लेने आया हूँ। अब मैं तुम्हें मोटे आदमी के सामने घुटने टेकने के लिए 2 सेकंड देता हूँ, रोहन मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। हर्षित बंसल अभी भी स्तब्ध थे जब तक उन्हें होश आया। रोहन मल्होत्रा ने पहले ही दूसरा वाक्य बोल दिया था। माफ़ करो, 2 सेकंड खत्म हो गए। जब हर्षित बंसल का फ़ोन फिर से बजा तो उन्होंने इसे मेज पर फेंक दिया, घबराहट में खड़े हो गए और पीछे हट गए जैसे कि वे किसी प्लेग या राक्षस से बच रहे हों। तुम इस कॉल का जवाब दो या न दो, नतीजा वही होगा, रोहन मल्होत्रा ने शांति से हर्षित बंसल की ओर देखते हुए कहा। सब के विस्मय भरे नज़रों के तहत साधारण रोहन मल्होत्रा एक सम्राट की तरह हर्षित बंसल को अंतिम निर्णय सुना रहे थे। तुम ऐसा क्यों कर सकते हो? हर्षित बंसल एक बूढ़े व्यक्ति की तरह सिकुड़ गए जो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हो। उनकी आंखें डर और टूटन से भरी थीं। उन्होंने दूर से आखिरी कॉल की ओर देखा, फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। विनय गुप्ता, यहाँ तक कि सेंट्री निर्माण के श्री विनय भी रोहन मल्होत्रा के इशारे पर चल रहे थे। वे हार गए थे, पूरी तरह हार गए थे। अपनी दौलत और अपनी जिंदगी। हर्षित बंसल की आखिरी ताकत कॉल के नाम से टूट गई थी। फोन अभी भी लगातार बज रहा था, लेकिन हर्षित बंसल में इसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। धप, सभी की नज़रों के सामने हर्षित बंसल सदमे में रोहन मल्होत्रा की ओर घुटनों के बल बैठ गए। उस पल पूरा निजी कमरा कब्रिस्तान की तरह शांत था। रोहन मल्होत्रा को छोड़कर वहां मौजूद हर कोई इसे विश्वास करने में असमर्थ था। हर्षित बंसल वाकई घुटनों पर बैठ गए। कुछ ही मिनट पहले वे घमंडी और बेलगाम थे और कुछ मिनट बाद वे कुत्ते की तरह दब गए। हर्षित बंसल ने अपना सिर नीचा कर लिया। ये घुटने टेकने से कम और जमीन पर लेटने जैसा था। उनकी छवि पूरी तरह ढह गई थी। ये दृश्य शायद सभी के दिमाग में छप जाएगा, जीवन भर के लिए अविस्मरणीय। हरीश तिवारी और सौरभ यादव वहां खड़े थे, भौचक्के और असमंजस में। काफी देर बाद, तुमने गलत दिशा में घुटने टेके और गलत व्यक्ति के सामने, रोहन मल्होत्रा ने उदासीनता से ठंडी आवाज में कहा। हर्षित बंसल ने जल्दी से सिर उठाया और फिर अपने घुटनों को घुमाया, महंगी पतलून फर्श पर रगड़ते हुए। जैसे ही वे जयपुर प्रांत की ओर मुड़े, एक पैर अभी भी कुर्सी पर रखे हुए जयपुर प्रांत ने हर्षित बंसल को नीचे देखा, जो अपनी गरिमा खो चुके थे और कुत्ते की तरह कांप रहे थे। यह वह व्यक्ति था जिसने उनके और रोहन के 7 सालों तक विश्वासघात किया था। यह वह व्यक्ति था जो हमेशा इतना घमंडी रहा था। तुम्हारा भी दिन आया। जयपुर प्रांत जोर से हंसे, मेज से शराब की एक बोतल उठाए और उसे अपने गले में उड़ेल दिया। रोमांचक जयपुर प्रांत गरजे। उनकी कई वर्षों का बड़ी ही दबी हुई कुंठा एक पल में साफ हो गई। हर्षित बंसल का फोन अभी भी लगातार बज रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई जवाब नहीं देता तो ये बार बार बजता रहेगा। रोहन मल्होत्रा ने हर्षित बंसल के फोन के लिए हाथ बढ़ाया और तुरंत किसी ने फोन सौंप दिया। उनके बगल वाला व्यक्ति जल्दी से इसे आगे बढ़ा गया और इस तरह यह एक से दूसरे तक पास होता गया जब तक कि यह अंततः रोहन मल्होत्रा के हाथ में नहीं पहुंच गया। सभी ने उन्हें विस्मय के साथ देखा। वह व्यक्ति जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा तुच्छ समझा था, यहाँ तक कि थोड़ा तिरस्कृत किया था, आज का असली राजा था। हेलो श्री विनय, यह मैं हूँ, रोहन मल्होत्रा ने शांति से फोन उठाते हुए कहा। उनका लहजा न तो विनम्र था और न ही अत्यधिक शिष्ट बराबरी पर बात कर रहा था। जमीन पर घुटनों के बल बैठे हर्षित बंसल कांप रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। वास्तव में यह विनय गुप्ता थे। वास्तव में जिस व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए था वह रोहन मल्होत्रा थे। डर के नीचे हर्षित बंसल ने अपने निचले होंठ को क्रूरता से काट लिया, लगभग खून निकालते हुए। क्यों रोहन मल्होत्रा के पास ऐसी शक्ति है, वह ऐसा क्यों कर सकता है और मैं क्यों नहीं? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हर्षित बंसल की आंखें अभी भी उलझन में थोड़ी सी पागलपन और अनिच्छा लिए हुए थीं। यहाँ सब कुछ लगभग निपट गया है, श्री विनय को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन मल्होत्रा ने घुटनों पर बैठे हर्षित बंसल की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कितना अफसोस। फोन के दूसरी ओर विनय गुप्ता कुछ निराश लग रहे थे। रोहन मल्होत्रा के रुतबे को देखते हुए विनय गुप्ता लंबे समय से उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे और गुरु सुरेंद्र कायस्थ के रिबन कटिंग घटना की वजह से वे अभी भी रोहन मल्होत्रा के बहुत बड़े एहसानमंद थे। अब आखिरकार उन्हें मदद करने का मौका मिला था और वे इसे चूकने वाले थे। विनय गुप्ता भी अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। रोहन मल्होत्रा ने इसे सुना, मुस्कुराए और लोकेश नारायण की ओर देखा। श्री विनय, वास्तव में मुझे आपसे एक और एहसान चाहिए।
ओ बताए, विनय गुप्ता तुरंत उत्साहित हो गए। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम लोकेश नारायण है। उनकी कंपनी सजावट का काम करती है और उसे आपके संरक्षण की ज़रूरत है। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर लोकेश नारायण को सुनाने के लिए स्पीकर फोन आलू कर दिया। कोई समस्या नहीं, अब से आपका दोस्त लोकेश नारायण मेरा भी दोस्त है। विनय गुप्ता का फोन के दूसरी ओर की आवाज़ ने सभी को जो सुन रहे थे आश्चर्यचकित और ईर्ष्या से भर दिया। इन शब्दों के साथ लोकेश नारायण इंद्रपुर के व्यापारिक समुदाय में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार थे। लोकेश नारायण भी आश्चर्य से अवाक रह गए। उन्हें रोहन मल्होत्रा के बार बार कहे गए शब्द याद आए और वे हंस पड़े। उनकी तथाकथित मुश्किलें अब वाकई उल्लेख करने लायक नहीं थीं। हरीश तिवारी ने कठिनाई से निगला और सौरभ यादव का चेहरा पछतावे से भरा था। उन्होंने गलत पक्ष चुना था। रोहन मल्होत्रा ने हैंडसेट मोड पर वापस स्विच किया, विनय गुप्ता के साथ कुछ शिष्टाचार भरे शब्दों का आदान प्रदान किया और फोन काट दिया। और तुम सिर्फ 30 लाख रुपये के लिए परेशान हो, इसे छिपाकर हंसी का पात्र बन रहे हो। मैं इसमें 50 लाख रुपये का निवेश करूंगा। क्या ये काफ़ी होगा? रोहन मल्होत्रा ने हर्षित बंसल का फोन उनके पास फेंक दिया और अभी भी खड़े जयपुर प्रांत के लोगों की ओर गुस्से से देखते हुए गाली दी। कुछ मिनट पहले कोई भी रोहन मल्होत्रा की बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब किस बड़ी ई ने उन पर संदेह नहीं किया। हंसते हुए और मुस्कुराते हुए जयपुर प्रांत के व्यक्ति ने अपना पैर नीचे रखा, सीट को थपथपाया और बैठ गए। उनके चेहरे पर गर्व का भाव था। रोहन मल्होत्रा ने हरीश तिवारी और सौरभ यादव की ओर देखा। दोनों ने उन्हें चिंतित होकर देखा। वे हर्षित बंसल के प्रति उतने वफादार नहीं थे जितना दूसरों ने वर्णन किया था। कम से कम वे हर्षित बंसल के खत्म होने के बाद उनके साथ डूबना नहीं चाहते थे। हरीश तिवारी, तुम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे फंसाया और पुराने जयपुर पर गंदे हथकंडे अपनाए। रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, बताओ मुझे तुम्हारा क्या करना चाहिए? बिना एक और शब्द बोले हरीश तिवारी घुटनों पर बैठ गए। अगर हर्षित बंसल घुटने टेक सकते थे तो वह क्या था? मैं सिर्फ एक सहयोगी था, कृपया मुझे छोड़ दो, हरीश तिवारी ने गिड़गिड़ाया। अब उन्हें समझ आ गया था कि हर्षित बंसल का ऐसा हाल होने का कारण ये था कि रोहन मल्होत्रा ने जाल बिछाया था। हर्षित बंसल की नियति के बारे में सोचकर, खासकर उच्च ब्याज वाले साहूकारों के पीछे पड़ने की बात, हरीश तिवारी डर से कांप उठे। रोहन मल्होत्रा सबसे क्रूर थे। घर जाओ, अपनी आधी परिवार छोटी इक संपत्ति निकालो और इसे वृद्धाश्रम में दान कर दो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करूंगा, रोहन मल्होत्रा ने कहा। समझ गया, हरीश तिवारी बहुत खुश हुए। वे उन्मत्त रूप से सिर हिलाए उठे और भाग गए। मैं भी करता हूँ। वे वाकई यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहते थे। सौरभ यादव का भाव रोने और हंसने का मिश्रण था। उनका चेहरा चापलूसी भरी मुस्कानों से भरा था। भाई रोहन, मैं मजबूर था, मुझे पता है। अब तुम जा सकते हैं। ओ रोहन मल्होत्रा ने हाथ हिलाया, सौरभ यादव से बात करने में आलस करते हुए। आह भाई रोहन, तुम्हारी उदारता। पुराने समय को याद करते हुए सौरभ यादव ने कुछ तारीफें की और फिर घबराहट में भाग गए। तुम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो? जयपुर प्रांत ने दांत पीसे। रोहन मल्होत्रा ने उनकी ओर मुस्कुराया और उन्हें प्रेम प्रकाश गुप्ता का संदेश दिखाया। सौरभ यादव ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। मैं उसे पदावनत करूंगा। मेरे कार्यकाल के दौरान उसे कभी पदोन्नति नहीं मिलेगी। वह कार्यालय निदेशक का कार्यकाल अभी 1 दशक या उससे अधिक का है ना? जयपुर प्रांत जोर से हंसे। वह इसके लायक है रोहन मल्होत्रा। रोहन, मैं अब तुम्हारे सामने घुटनों पर हूँ। मैं हार मानता हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं इंसान से कम हूँ। मैं तुमसे मुझे छोड़ देने की भीख मांगता हूँ। हर्षित बंसल चिल्ला रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे, यहाँ तक कि अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। लेकिन उनके दिल में वे कड़वाहट से सोच रहे थे, रोहन मल्होत्रा, 30 साल पूर्वी नदी में, 30 साल पश्चिमी नदी में। तुमने जो कहा, मुझे एक दिन इसे चुकाना होगा। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें देखा और हंसे। तुम पहले ही घुटने टेक चुके हो, मैं तुम्हें वाकई मार नहीं सकता। चलो यहाँ से निकल जाओ। हर्षित बंसल ने आश्चर्य से सिर उठाया। तुम मुझे जाने दे रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे साहूकार ऐसा करेंगे, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुभकामनाएं श्री हर्षित। सब कुछ खत्म हो गया। रोहन मल्होत्रा का आखिरी वाक्य हर्षित बंसल को याद दिलाया, जिससे वह निराश होकर जमीन पर ढह गए। कैसा वापसी, कैसा 30 साल पूर्वी नदी में, 30 साल पश्चिमी नदी में, कैसा बदला? सब खोखले शब्द बन गए बकवास। ये चीजें करने के लिए आपको एक बुनियादी आधार चाहिए, वही ये कि आपको जीवित रहना होगा, भले ही रोहन मल्होत्रा उन्हें छोड़ दे। क्या वे उच्च ब्याज वाले साहूकार ऐसा करेंगे? नहीं। हर्षित बंसल ने बहुत ज्यादा पैसा उधार लिया था, इतना कि जब बैंकों ने लोन दिए तो उन्हें ब्याज चुकाने के लिए अपनी खुद की एक बड़ी राशि जोड़नी पड़ी थी। अब बिना बैंक लोन के उनकी पूरी दौलत उन उच्च ब्याज वाले साहूकारों को संतुष्ट नहीं कर सकती थी। जब तक कि रोहन मल्होत्रा उन्हें लोन दिलाने में मदद करने को तैयार न हो, जब तक कि रोहन मल्होत्रा से अर्ट्री निर्माण के साथ साझेदारी जारी रखने में उनकी मदद करने को तैयार न हो। क्या रोहन मल्होत्रा ऐसा करेंगे? हर्षित बंसल पूरी तरह से पागल नहीं हुए थे, नहीं वे इतने भ्रम में थे कि यह सोचें कि रोहन मल्होत्रा उनकी मदद करेंगे पुरानी शिकायतों को नज़रअंदाज करके।
ये कहा जा सकता है कि रोहन मल्होत्रा का उन्हें छोड़ देना बस इतना मतलब था कि उन्हें बिना किसी शक्ति के संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। धीरे धीरे निराशा के रेत में डूबते हुए हर्षित बंसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। डर और निराशा धीरे धीरे उन्हें खा रही थी। निजी कमरे में सन्नाटा छा गया। कई लोग हर्षित बंसल को सहानुभूति के साथ देख रहे थे। यह एक सजायाफ्ता कैदी के लिए गोली का इंतजार करने से कैसे अलग था। बिल्कुल भी नहीं। पुनर्मिलन इस बिंदु तक पहुंच गया था बिना किसी के खाए या पिए, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। वहां मौजूद हर कोई रोहन मल्होत्रा को देख रहा था। उनकी नज़रें कमोबेश श्रद्धा से भरी थीं, क्योंकि वे सभी अपने कॉलेज के दिनों के उस अद्वितीय प्रतिभाशाली को फिर से जानने लगे थे। कई वर्षों बाद रोहन मल्होत्रा अभी भी वह अद्वितीय प्रतिभाशाली थे जिसका कोई मुकाबला न बड़ी ये था, और उन्होंने सामने मौजूद इस रत्न को पहचानने में असफलता पाई थी। कई लोग जो हर्षित बंसल के साथ मिलकर रोहन मल्होत्रा को कुचलने की सोच रहे थे, अब ठंडे पसीने में डूब गए। इस बात से बहुत राहत महसूस कर रहे थे कि उन्होंने वह खतरनाक कदम नहीं उठाया था। लोकेश नारायण का फ़ोन बजा। उन्होंने जवाब दिया। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। बस 10 सेकंड से थोड़ा अधिक समय में लोकेश नारायण ने फ़ोन रख दिया। रोहन मल्होत्रा की ओर मुस्कुराते हुए, मुझे अभी वापस जाना होगा। श्री विनय ने हमें एक विशाल परियोजना दी है। मेरे लोग इतने खुश हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ये लोग जो दुनिया को ज़्यादा नहीं देखे हैं, वाकई निराशाजनक है। लोकेश नारायण बहुत खुश थे। उनकी सभी समस्याएं और परेशानियां हल हो जाएंगी। जाने से पहले खा लो। दिन के बीच में इतनी जल्दी क्या है? वह नौकरी तुम्हारी है, वह भाग नहीं जाएगी। जयपुर प्रांत ने हंसते हुए मजाक की। या लोकेश नारायण बहुत अधीर थे और उन्होंने हाथ हिलाकर इनकार किया। अगली बार मैं तुम्हें और रोहन को अलग से खिलाऊंगा। इस बार मैं नहीं खा रहा, फिर ध्यान रखना, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। लोकेश नारायण के मौजूदा मूड को समझते हुए लोकेश नारायण ने आभारपूर्वक मुस्कुराया बिना किसी अतिरिक्त शब्दों के और जल्दी से चले गए। फिर हम भी चलते हैं, रोहन मल्होत्रा ने खड़े होकर जयपुर प्रांत से कहा। बैठे हुए सभी की ओर रहल की मुस्कान के साथ देखते हुए, अच्छे से खाओ और पियो, हम पहले जा रहे हैं। जबकि जयपुर कुछ ही पल पहले लोकेश नारायण को सलाह दे रहे थे, अब उन्होंने बिना हिचकिचाहट के उठकर रोहन मल्होत्रा के पीछे चल दिए। तुम क्यों जा रहे हो? हाँ भाई रोहन, खाना खाकर जाओ। सही कहा, हम इतने समय बाद मिले हैं, चलो कुछ बातें करते हैं। कुछ लोग उत्साह से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। रोहन मल्होत्रा अब एक बड़ा नाम थे, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने से जबरदस्त फायदे हो सकते थे। रोहन मल्होत्रा बिना एक शब्द कहे मुस्कुराए, हाथ हिलाया और जयपुर के साथ निजी कमरे से बाहर चले गए। दरवाजे पर विशेष सुरक्षा ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। फिर वे झुंड बना कर दूसरों को पीछा करने से रोकने लगे। रोहन मल्होत्रा, मत जाओ। घुटनों पर बैठे राख जैसे चेहरे वाले हर्षित बंसल ने अचानक एक तेज चीख मारी। वे खड़े हुए और पागलपन में दरवाजे की ओर झपटे। रोहन मल्होत्रा नहीं जा सकते थे, वे अकेले थे जो उन्हें बचा सकते थे। डर ने उन्हें खा लिया था। उनके दिमाग में केवल यही बेतुका विचार बचा था, यहाँ तक कि अगर इसका मतलब रोहन मल्होत्रा की तरह बैल या घोड़े की तरह सेवा करना था, वे जीवित रहने के लिए ऐसा करने को तैयार थे। जो लोग पहले हर्षित बंसल को भाई हर्षित कहते थे, वे इतने दब गए कि वे मुश्किल से स्थिर खड़े रह सके। नाराज होकर कई लोग जानबूझकर रास्ता नहीं दे रहे थे और इसके बजाय उनके खिलाफ धक्का दे रहे थे। हर्षित बंसल एक पागल की तरह अपनी बाहें लहराए जो उनके रास्ते में थे, उन्हें मारते हुए। कुछ विशेष सुरक्षा गार्ड दौड़कर आए, एक साफ सुथरी टेकडाउन की और हर्षित बंसल को जमीन पर गिरा दिया। हाँ, हंगामे के बीच किसी ने हर्षित बंसल के हाथ में कुछ सख्त और कठोर चीज ठूंस दी। पागलपन में डूबे हर्षित बंसल बेखबर अपने हाथ में उस वस्तु को बेतहाशा लहराने लगे। अचानक एक चीख उठी, अरे उसके पास चाकू है। हर्षित बम सल पागल हो गया है, वह किसी को मार डालेगा। अरे उसे पकड़ो। आसपास हंगामा मच गया। तब हर्षित बंसल को एहसास हुआ कि वे रसोई में इस्तेमाल होने वाला हड्डी काटने वाला चाकू लहरा रहे थे। एक और चीख भरी आवाज गूंजी। का विशेष सुरक्षा गार्ड की बांह चटक लाल रंग से ढकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून हो। ऐसा लगता था कि हर्षित बंसल ने उन्हें दबाने की कोशिश में चोट पहुंचाई थी। जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, इससे स्थिति की प्रकृति बदल जाती है। हर्षित बंसल को दर्जनों हाथों ने जमीन पर दबा दिया, एक मरे हुए कुत्ते की तरह गतिहीन, मुंह खोलने में भी असमर्थ। रोहन मल्होत्रा और जयपुर प्रांत ने इस दृश्य को नहीं देखा था, क्योंकि वे अभी निजी कमरे से बाहर निकले थे। उन्हें केवल पीछे से कुछ हंगामा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं पीछे मुड़कर देखा। भीड़ से बाहर निकलते ही एक भूरे बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास मुस्कुराते हुए आया। ये चेतन मिश्रा थे। बड़े भाई चेतन। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उनके चेहरे पर थोड़ी सी माफी का भाव था। मुझे वाकई खेद है कि मैंने तुम्हारे स्थान पर थोड़ी परेशानी पैदा कर दी। चेतन माँ, छोटी इशरा ने इसे हल्के में लिया, जोर से हंसते हुए। ऐसी छोटी मोटी बात और तुम मेरे साथ औपचारिकता कर रहे हो? मेरे पुराने गुरु मुझे डांट डांट कर मार डालेंगे। चिंता मत करो, यहाँ मेरा थोड़ा बहुत रसूख है।
इस जगह पर तू महानुमान हो, तुम स्वर्ग के द्वारों को तोड़ सकते हो और मैं फिर भी चीजों को सुचारू कर दूंगा। चेतन मिश्रा के शब्दों में एक तरह का दमखम था, फिर भी वे दिल से थे। वे इस युवक को पसंद करने लगे थे। निजी कमरे में उस छोटी सी घटना की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चेतन मिश्रा ने रुककर और एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। वैसे मैंने उसमें थोड़ा सा मसाला जोड़ा। हाँ छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। अगर तुम समाचार देखोगे तब, और शायद इसे देख लोगे। रोहन मल्होत्रा चेतन मिश्रा के शब्दों से उत्सुक हो गए, लेकिन चूंकि वे विस्तार से बताने को अनिच्छुक थे, रोहन ने आगे नहीं पूछा। दोनों बातचीत करते और हंसते हुए आगे बढ़े। चेतन मिश्रा ने रोहन मल्होत्रा को खाना खिलाने की जिद की और मना करने में असमर्थ रोहन को सहमत होना पड़ा। जयपुर प्रांत पीछे पीछे चल रहे थे, जिज्ञासा से भरे हुए। शुरुआत में नीचे उन्हें लगा था कि यह व्यक्ति रोहन का दोस्त है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे शायद मोती टावर के मास्टरमाइंड हों। इस बड़े भाई का क्या माजरा है? जयपुर प्रांत ने मौका पाकर रोहन मल्होत्रा से धीरे से पूछा। रोहन मल्होत्रा जवाब देने से पहले ही चेतन मिश्रा ने सुन लिया था। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। तुम रोहन मल्होत्रा के दोस्त हो, है ना? तो फिर तुम मेरे भी दोस्त हो। कभी आना, चेतन मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना कार्ड सौंपते हुए। जयपुर प्रांत ने देखा और तुरंत चौंक गए। मोती टावर के महाप्रबंधक, डेवलपमेंट कंपनी के उपाध्यक्ष चेतन मिश्रा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि वे यहाँ गड़बड़ को संभाल सकते हैं। ये सिर्फ बड़ी बातें नहीं थी। जयपुर प्रांत चौंक गए। सावधानी से विजिटिंग कार्ड को रख लिया। तीनों आगे बढ़ते रहे। जब वे एक निजी कमरे के पास से गुजरे तो अचानक कोई उसमें से बाहर निकला। वह व्यक्ति आतंकित चेहरा लिए रोहन मल्होत्रा को पकड़ लिया। दुभाषिया कहाँ है? ये बुरा हो गया, किसी की जान खतरे में है। रोहन मल्होत्रा, चेतन मिश्रा और तीसरा व्यक्ति सभी हक्का बक्का रह गए। इस आदमी का दिमाग जरूर खराब हो गया है। अगर किसी की जान खतरे में है तो इसका दुभाषिया ढूंढन ऐसे क्या लेना देना? उनके सामने वाला व्यक्ति लगभग 30 साल का था, उचित ढंग से कपड़े पहने हुए और एक किताबीपन का आभास दे रहा था, जैसे कि वह कोई सचिव या ऐसा ही कुछ हो। आखिर माजरा क्या है? मुझे स्पष्ट रूप से आओ, जब किसी की जान खतरे में हो तो तुम दुभाषिया क्यों ढूंढ रहे हो? चेतन मिश्रा ने भौहें चढ़ाते हुए बार बार जवाब मांगा। मानव जीवन सर्वोपरि है, खासकर मोती टावर के अंदर, और चेतन मिश्रा ने इसे स्वाभाविक रूप से गंभीरता से लिया। ये देखकर कि चेतन मिश्रा उनसे सवाल कर रहे थे, वह व्यक्ति चिंतित और गुस्से में हो गया। तुम कौन हो? होटल से तो तुरंत मेरे लिए एक दुभाषिया ढूंढो, वरना हट जाओ, जाने दांव पर हैं। वह व्यक्ति चेतन मिश्रा पर चिल्लाया, अपनी आवाज तेज करते हुए। चेतन मिश्रा की आंखों में एक ठंडक चमकी। मोती टावर में किसी ने भी उनके साथ इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। जैसे ही वे गुस्से में फटने वाले थे, रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से बीच में आकर दोनों को अलग किया। ये श्री चेतन मिश्रा हैं, मोती टावर के महाप्रबंधक। भाई इतना घबराओ मत, तुम्हें दुभाषिया चाहिए है ना? मैं ही हूँ, चलो हमें अंदर ले चलो देखने के लिए, रोहन मल्होत्रा ने कहा। मोती टावर इंद्रपुर में एक ऐतिहासिक इमारत है और चेतन मिश्रा निश्चित रूप से एक चर्चित व्यक्ति हैं। इस नाम को सुनकर वह व्यक्ति भी चौंक गया। पहले अपनी चिंता में डूबा हुआ उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन अब करीब से देखने पर यह वास्तव में चेतन मिश्रा थे, जो अक्सर मीडिया में दिखाई देते थे, उनके विशिष्ट नानी ग्रे बालों के साथ, जो उनके विशेष रूप से युवा चेहरे के विपरीत थे। मुझे खेद है, मैं पहले बहुत चिंतित था और श्री चेतन को नहीं पहचान पाया। ये कहते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर जरा भी घबराहट का संकेत नहीं था, बस जल्दबाजी थी। मेरा नाम जय चंद्रा है, आप मुझे जय कह सकते हैं, और मुझे वाकई एक दुभाष छोटी या चाहिए, एक जर्मन दुभाषिया। ये जानकर कि वह चेतन मिश्रा के सामने है, वह फिर भी शांत रहा। इस व्यक्ति की पहचान कोई साधारण नहीं थी। जय, अंदर की स्थिति क्या है? रोहन मल्होत्रा जो समझ सकते थे, चेतन मिश्रा ने निश्चित रूप से नोटिस किया था। इस समय वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हुआ था, और इन विवरणों की परवाह नहीं थी। क्या तुम जर्मन बोलते हो? जय ने रोहन मल्होत्रा से पूछा, उम्मीद करते हुए फिर भी डरते हुए कि रोहन मल्होत्रा सिर हिलाकर मना कर देंगे। हाँ बोलता हूँ, रोहन मल्होत्रा ने निश्चित रूप से सिर हिलाया। तो जल्दी मेरे पीछे आओ, जय ने अगुवाई की, निजी कमरे की ओर दौड़ते हुए। रोहन मल्होत्रा और चेतन मिश्रा ने एक नज़र का आदान प्रदान किया, फिर तेजी से पीछे चले। जयपुर प्रांत उनके पीछे पीछे। जिस निजी कमरे में वे दाखिल हुए वह नवमंडल कक्ष से आधा था, लेकिन रोहन मल्होत्रा ने तुरंत नोटिस किया कि यह कमरा शायद वास्तव में कुली नौ के लिए था। ऊपर लटके कई क्रिस्टल झाड़फानूस। रोहन मल्होत्रा ने रक्तकमल से सर्च करवाया, प्रत्येक की कीमत लगभग 10 लाख रुपये थी। सिर्फ ये कुछ लाइट्स ही कई करोड़ रुपये की थी। वाकई शानदार, दीवारों पर सुलेख और चित्र, साथ ही कमरे को भरने वाले उत्कृष्ट रूप से तैयार फर्नीचर भी शायद बहुत मूल्यवान थे। धनवानों की दुनिया विचार करते हुए रोहन मल्होत्रा ने नोटिस किया कि निजी कमरे में एक भोज तैयार किया जा रहा था। स्वादिष्ट भोजन की खुशबू ललचाती थी और शराब की महक हवा में भरी थी। हालांकि खाने की मेज खाली थी, सभी लोग लाउंज क्षेत्र में इकट्ठा थे, एक विशाल सोफे को घेरे हुए। देखने पर वहां लगभग 1 दर्जन पुरुष और महिलाएं था। भीड़ में एक महिला की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तेज और झगड़ालू, जल्दी जल्दी बोल रही थी और उत्तेजित भावनाओं के साथ, लेकिन ये स्पष्ट रूप से हिंदी नहीं थी।
जर्मन शायद रोहन मल्होत्रा के दिमाग में एक विचार कौन था। होस्ट की ज़रूरत का पता चला, दूसरा सहायक कार्य शुरू हो रहा है। भाषा रूपांतरण। भाषा का पता चला, जर्मन बवरियन बोली। जैसे ही रक्तकमल की आवाज़ उनके पास पहुंची, रोहन मल्होत्रा जो जर्मन सुन रहे थे वह तुरंत शुद्ध हिंदी में बदल गया। तुम मुझसे दूर हटो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुम और करीब आए तो मुझे दोष मत देना कि मैं असभ्य हो जाऊं। मैं जीएसजी 9 की पूर्व सदस्य हूं, मैं तुम्हें नंगे हाथों से नीचे ला सकती हूं। एक उग्र महिला की आवाज़। जीएसजी 9 जर्मनी का 9वां सीमा रक्षक, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विशेष बलों में से एक है। रोहन मल्होत्रा भी चौंक गए। प्रसिद्ध फर्स्ट पर्सन शूटर गेम CS जिसमें उन्होंने खेला था, पुलिस के की रडार जीएसजी 9 पर आधारित थे। अब वे एक असली को देख रहे थे और वह भी एक महिला। रोहन मल्होत्रा काफी उत्सुक थे। रोहन, क्या तुम वाकई जर्मन समझते हो? चेतन मिश्रा ने रोहन मल्होत्रा को एक तरफ खींचकर धीरे से पूछा। उन्हें चिंता थी कि रोहन मल्होत्रा सिर्फ जय को शांत करने के लिए ये देखने जा रहे थे कि क्या हो रहा है। मैं वाकई जर्मन समझता हूँ, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। चेतन मिश्रा को थोड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन बहुत खुशी भी हुई। रास्ता दो दुभाषिया आ गया है, जय ने जल्दी से पुकारते हुए कहा। भीड़ में मौजूद लोग जल्दी से हट गए, उत्सुकता से देखते हुए। रोहन मल्होत्रा ने अपनी गति तेज की, केवल यह पाया कि डॉक्टर पहले से ही आ चुके थे लेकिन आगे बढ़ने में असहाय दिख रहे थे। एक सुनहरे बालों वाली, भूरी आंखों और नाजुक गालों वाली महिला रास्ता रोक रही थी, अत्यधिक सतर्क दिख रही थी। उसका कदकाठी एकदम सही था और वह एक शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। वह एक उग्र छोटी चीता थी, हमला करने के लिए किसी भी पल तैयार। डॉक्टर जैन, यहाँ क्या हो रहा है? चेतन मिश्रा ने डॉक्टर को देखा जो मोती टावा का ऑन कॉल चिकित्सक था। उस विदेशी महिला के पीछे कोई लेटा हुआ था। ये वे लोग थे जिन्होंने डॉक्टर को बुलाया था। मैं मरीज की जांच करना चाहता हूं लेकिन यह महिला। डॉक्टर जैन ने असहायता के साथ अपने हाथ फैलाए। मुझे शक है कि किसी ने श्रीलाल को नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में जहर मिलाया है। इस व्यक्ति के इरादे खराब हैं। महिला ने यह महसूस करते हुए कि चेतन मिश्रा प्रभारी व्यक्ति हैं, कठोरता से चिल्लाया। दुर्भाग्य से चेतन मिश्रा उसे समझ नहीं सके। तुम आरा शक बेकार है। अपने शक के कारण तुम डॉक्टर को करीब आने से रोक रही हो। अगर मरीज की जान खतरे में पड़ गई तो? रोहन मल्होत्रा ने आगे बढ़कर तेजी से सवाल किया। उनका प्रामाणिक और धारा प्रवाह जर्मन सुनकर आसपास के लोगों की आंखें चमक उठीं। जयपुर प्रांत ने अविश्वास से भरी आंखों के साथ रोहन को देखा। महिला चौंक गई फिर खुश हुई। तुम जर्मन बोलते हो क्या? ये सुनने में फ्रेंच जैसा लगता है, रोहन मल्होत्रा ने मजाक किया। उसके पीछे वाले व्यक्ति की ओर गंभीर चेहरे के साथ इशारा करते हुए, क्या तुम निश्चित हो कि तुम उसकी रक्षा कर रही हो और उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने नियोक्ता को क्यों न छोटे उकसान पहुंचाऊंगी, महिला ने तुरंत जवाब दिया। डॉक्टर को रोककर तुम स्पष्ट रूप से चाहती हो कि वह मर जाए। मुझे बहुत शक है कि यह तुम थी जिसने उसे जहर दिया। रोहन मल्होत्रा ने सीधे महिला की ओर इशारा किया। उसका चेहरा बदल गया, वह गुस्से से भरी हुई थी और रोहन मल्होत्रा की ओर झपटने की कोशिश की। तुम्हारे पास डॉक्टर पर शक करने का क्या आधार है? अगर तुम कारण नहीं बता सकती तो ये दिखाता है कि तुम ही दोषी हो, रोहन मल्होत्रा ने शांति से कहा। भले ही यह महिला हिंदी न समझती हो, उसे डॉक्टर के कपड़ों और मेडिकल किट पर प्रतीकों को तो पहचानना चाहिए था, है ना? फिर भी गलतफहमी कैसे हो सकती थी? रोहन मल्होत्रा भी हैरान थे। मैंने उसे बहुत सारी सुइयां निकालते देखा, महिला ने डॉक्टर जैन की ओर क्रूरता से घूरते हुए कहा। रोहन मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और डॉक्टर जैन की ओर मुड़े, हिंदी में पूछते हुए, क्या आप आयुर्वेद के चिकित्सक हैं? मैं सभी प्रकारों में निपुण हूं लेकिन मैं आयुर्वेद में सबसे अधिक कुशल हूं, डॉक्टर जैन ने जवाब दिया। समझ गया, इस महिला ने एक्यूपंक्चर की सुइयों को हथियार समझ लिया था। रोहन मल्होत्रा ने महिला को समझ आया, हताश और हंसी दोनों महसूस करते हुए। फिर भी आश्वस्त न होने पर महिला ने विशिष्ट जर्मन जिद को पकड़ रखा था। रोहन मल्होत्रा को बातचीत करनी पड़ी जिससे डॉक्टर को केवल स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर मॉनिटर का उपयोग करने की अनुमति दी गई। इस बार महिला सहमत हो गई। रोहन मल्होत्रा पसीना पोंछे बिना नहीं रह सके। सांस्कृतिक अंतर वाकई घातक हो सकते थे। हाल के वर्षों में आयुर्वेद के तेजी से प्रसार के बावजूद अभी भी कई विदेशी थे जो इसे स्वीकार या समझ नहीं पाते थे। चेतन मिश्रा ने देखा कि रोहन मल्होत्रा ने महिला के साथ मामला सुलझा लिया, समस्या का समाधान कर लिया और वे बहुत खुश हुए। रोहन मल्होत्रा को अंगूठा दिखाया। डॉक्टर कटर जैन आगे बढ़ने वाले थे। अचानक एक आवाज़ चीखी, लीला उसे रोक। जर्मन महिला जिसका नाम लीला था ने एक कदम आगे बढ़ाया डॉक्टर जैन को रोकते हुए और एक लड़ाकू मुद्रा अपनाई। हालांकि उसे हिंदी समझ नहीं आई लेकिन स्वर उग्र था और आवाज़ परिचित थी जिसने उसे सहज रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर किया। लेकिन फिर लीला का भाव कुछ हंसी भरी हताशा का हो गया। ना सिर्फ उसका बल्कि आसपास के सभी लोगों के चेहरों पर भी वैसी ही हैरानी भरी नजर थी। रोहन मल्होत्रा अवाक रहकर देखते रहे जब एक भूरी छाया हवा में फड़फड़ाते हुए उड़ी और लीला के कंधे पर जा बैठी।
यह एक तोता था, पूरी तरह भूरा सिवाय इसके चटक लाल पूंछ के पंखों के जो खून की तरह लाल थे। ये कैसा पक्षी है तोता? रोहन मल्होत्रा को गहरी उत्सुकता थी। पहले की आवाज़ शायद उसी से आई थी। आमतौर पर तोते केवल हेलो, थैंक यू, अच्छा मौसम जैसी बातें ही कह पाते हैं ना। पहले सुनने में वाह कई ऐसा लगा जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। खोज पूरी अफ्रीकन ग्रे तोता भाषा में अत्यंत प्रतिभाशाली, बहुत बुद्धिमान। प्रशिक्षण के साथ यह 5 से 6 साल के बच्चे के बौद्धिक स्तर तक पहुंच सकता है। मानव भाषण की नकल करने के लिए जाना जाता है। यह अन्य पक्षियों और स्तनधारियों की आवाज़ों की नकल भी कर सकता है और कैद में इसकी उम्र 50 साल तक हो सकती है। रक्तकमल ने रोहन मल्होत्रा को सूचित किया। रोहन मल्होत्रा हैरान रह गए। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं था, ये तो लगभग एक पक्षी इंसान था, पक्षियों की दुनिया में एक बग। पोली शरारत करना बंद कर लीला ने हाथ बढ़ाया और तेजी से फिर भी नरमी से तोते को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। नरमी से, तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो, तोते ने चिल्लाकर कहा, स्पष्ट रूप से नाराज। ये पोली तोता वाकई कुछ खास था। रोहन मल्होत्रा अपनी नाक छूने से खुद को रोक नहीं सके। लीला तोते को पकड़े हुए एक तरफ हट गई और डॉक्टर जैन आगे बढ़ सके। रोहन मल्होत्रा भी कुछ कदम नजदीक आए। विशाल सोफे पर एक 50 के दशक में पुरुष लेटा था, चौकोर चेहरा, प्रभावशाली विशेषताएं और बहुत अच्छी तरह से रखरखाव की गई त्वचा। हालांकि उसका रंग उस समय फीका था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं, बाहें हल्के से कांप रही थीं और उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थीं। चेतन मिश्रा ने उस पुरुष के चेहरे का अध्ययन किया और उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उन्होंने पहचान लिया कि यह कौन था। अगर इस व्यक्ति को मोती टावर में कुछ हो गया तो यह कोई छोटी परेशानी नहीं होगी। पुरुष की जांच करने के बाद डॉक्टर जैन ने चेतन मिश्रा की ओर मुड़कर पूरी निश्चितता के साथ कहा, एलर्जी शॉक। एलर्जी के कारण एलर्जी शॉक, ये समझकर कि यह किसी तरह का खाद्य विषाक्तता नहीं था। चेतन मिश्रा ने राहत की सांस ली और आदेश दिया, जल्दी करो और उसे बचाओ। फिर उन्होंने एक कर्मचारी की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम ने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया है? पैरामेडिक्स को वीआईपी एक्सप्रेस लिफ्ट का उपयोग करने दो। कर्मचारी ने सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। रोहन मल्होत्रा ने चेतन मिश्रा के थोड़े चिंतित चेहरे को देखा और उनके मन में एक विचार आया। ऐसा लगता था कि वहां लेटा हुआ व्यक्ति वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, डॉक्टर जैन ने अचानक दर्द से चिल्लाया। रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से देखा तो आया कि डॉक्टर जैन दर्द से कराह रहे थे। एक सिरिंज पकड़े हुए उनकी कलाई लीला ने पकड़ रखी थी। महिला का चेहरा घातक इरादों से भरा था। तुमने मुझसे झूठ बोला। वह क्या कर रहा है? वह क्या इंजेक्शन लगा रहा है? लीला ने एक गुस्से में रोहन मल्होत्रा से मांग की। यह एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, यह एलर्जी शॉक के आपातकालीन उपचार के लिए है। डॉक्टर जैन ने दर्द से हाँफते हुए रोहन मल्होत्रा को समझाया। भले ही उन्हें जर्मन समझना ही आया, वे अनुमान लगा सकते थे कि लीला क्या पूछ रही थी। रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से समझाया, लेकिन लीला ने जिद की कि डॉक्टर जैन पहले खुद को इंजेक्शन लगाएं। क्या तुम मजाक कर रही हो? रोहन मल्होत्रा गुस्से और हंसी दोनों में थे। ऐसा लगता था कि पश्चिमी अंगरक्षकों को नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे खतरों का सामना करने के कारण वे अत्यधिक सतर्क हो गए थे, हर जगह खतरे देख रहे थे। रोहन मल्होत्रा के तर्कों के बावजूद लीला सहमत नहीं हुई। रोहन मल्होत्रा भी गुस्सा हो गए। जान दांव पर है, तुम्हें चाहे चाहो या न चाहो सहमत होना होगा। लीला और रोहन मल्होत्रा एक दूसरे को घूरने लगे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पापा! अचानक दरवाजे की दिशा से एक तत्काल पुकार आए। रोहन मल्होत्रा ने मुड़कर देखा तो एक लड़की जो उनसे थोड़ी छोटी थी, थोड़ी मोटी, बच्चों जैसी मोटापे के साथ फिर भी काफी प्यारी, दौड़ती हुई आई। मिस लीला ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। डॉक्टर जैन को धक्का देकर दूर किया। एक पल रुको। रोहन मल्होत्रा ने आगे बढ़कर लड़की को रोका और जल्दी से उसे स्थिति समझाई। लड़की ने अपनी भावनाओं को स्थिर किया। रोहन मल्होत्रा की ओर आभार के साथ सिर हिलाया। डॉक्टर जैन की ओर देखा और जर्मन में लीला को समझाने लगी। हालांकि उसका जर्मन रोहन मल्होत्रा जितना अच्छा नहीं था, फिर भी यह काफी धाराप्रवाह था। उसके बोलने पर लीला फिर पीछे हट गई। उनके बगल में रोहन मल्होत्रा ने राहत की सांस ली। लड़की ने एक बार फिर रोहन मल्होत्रा की ओर आभार के साथ सिर हिलाया और फिर अपने पिता की ओर दौड़ी। ऐसी परिष्कृत शिष्टता और परवरिश, रोहन मल्होत्रा को भावनाओं की लहर महसूस हुई। मुड़कर रोहन मल्होत्रा चौंक गए जब उन्होंने जयपुर प्रांत को अपनी बगल में उस लड़की को गौर से देखते हुए पाया। उसका मोटा चेहरा लाल हो गया था और माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें थीं। क्या तुम्हें भी एलर्जी की प्रतिक्रिया हो रही है? रोहन मल्होत्रा ने चौंक कर कहा। मैं जयपुर प्रांत हकलाए रोहन को देखते हुए। रोहन, मेरा बसंत आ गया है। हाँ। रोहन मल्होत्रा हक्का बक्का रह गए। फिर उन्होंने देखा कि जयपुर प्रांत लड़की के पास और गए, सांत्वना और सहानुभूति देते हुए और चुपके से दावा करते हुए कि यह वह और उसके दोस्त थे जिन्होंने बहादुरी से बचाव किया था। रोहन मल्होत्रा इस आत्मप्रचार और चापलूसी के प्रदर्शन से हैरान थे। प्रवेश द्वार पर हंगामा हुआ। रोहन मल्होत्रा ने देखा कि पैरामेडिक्स का एक समूह स्ट्रेचर के साथ जल्दी से अंदर आ रहा था। जयपुर प्रांत ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जैसे कि वह पहले से ही उनसे परिचित हो। रोहन मल्होत्रा शब्दों के लिए हतप्रभ थे, फिर भी प्रशंसा से भरे हुए।
ज़्यादातर लोग पहली नज़र में प्यार में पड़ते हैं और थोड़ा शर्मीले हो जाते हैं या कम से कम थोड़ा संकोची। लेकिन इस मोटे लड़के के साथ ऐसा लगता था जैसे उसे ज़रा भी शर्म नहीं थी। पैरामेडिक्स ने जल्दी से मरीज की फिर से देखभाल की और डॉक्टर जैंग के साथ फुसफुसाहट के बाद उनमें से एक ने अपनी आवाज़ उठाई, सज्जन को वास्तव में किस चीज़ से एलर्जी है हमें जानना होगा ताकि हम एलर्जन को अपने साथ वापस ले जा सकें। एलर्जन ये खाना है। श्रीलाल को खाने के दौरान लक्षण दिखे, किसी ने तुरंत जवाब दिया। तुरंत भीड़ ने खाने की मेज को घेर लिया। हालांकि किसी को नहीं पता था कि कौन सा व्यंजन एलर्जी का कारण बना था। सभी व्यंजनों को जांच के लिए ले जाना बहुत समय लेगा। उन्हें सबसे संभावित एक या दो की पहचान करनी थी। मेहमानों में चर्चा की हलचल थी। समय सीमित था। मरीज को उपचार के बाद जल्दी ले जाया जाएगा और उन्हें जल्दी से एलर्जन ढूंढना था। रोहन मल्होत्रा भीड़ के बाहर खड़े थे जब अचानक उन्हें एक अजीब और अनोखी पुकार सुनाई दी। होस्ट की आवश्यकता का पता चला। दूसरा सहायक कार्य शुरू हो रहा है। एक भाषा रूपांतरण। पक्षी भाषा का पता चला। अफ्रीकन ग्रे तोता रूपांतरण शुरू। रोहन मल्होत्रा ने तोते पोली को चिल्लाते हुए सुना, ये गोल और खोल जैसा है। मैंने इसे बूढ़े के कंधे पर देखा, वह चीज़ जो उसने केवल एक बार खाई फिर वह ढह गया। गोल और खोल जैसा, ये क्या हो सकता है? रोहन मल्होत्रा ने देखा और मेज पर भोंगों का एक व्यंजन था। उन्हें समझ आ गया। श्रीलाल को शायद भोंगों से एलर्जी नहीं थी, वरना उन्होंने यह व्यंजन ऑर्डर नहीं किया होता। लेकिन भोंगों की तैयारी हर रेस्तरां में अलग अलग होती है। आमतौर पर घोंघे का मांस अन्य सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है, कीमा बनाया जाता है और भाप देने के लिए खोल में वापस डाला जाता है। उपयोग की गई सहायक सामग्रियां अलग अलग हो सकती हैं और यह बहुत संभव है कि इनमें से किसी एक सामग्री ने श्रीलाल की एलर्जी प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया। सब लोग मेरी बात सुनो, इनमें से ज़्यादातर व्यंजनों की सामग्री को पहचाना जा सकता है। ये निश्चित रूप से किसी व्यंजन में कोई ऐसी सामग्री है जिसे पहचाना नहीं जा सकता, जिसने एलर्जी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। घोंघा सबसे संभावित है, रोहन मल्होत्रा ने चिल्लाकर कहा। वास्तव में अगर किसी व्यक्ति को आमतौर पर कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी है तो वे रसोई को सूचित करेंगे और रसोई ऐसी चीज़ों के बारे में सतर्क रहेगी। इस बार यह बहुत संभव है कि कोई ऐसी सामग्री थी जिसके बारे में मरीज को भी नहीं पता था। रोहन मल्होत्रा यह नहीं बता सकते थे कि यह एक तोते ने उन्हें सूचित किया था। भीड़ को एक पल के लिए समझ आया और उन्होंने रोहन मल्होत्रा को प्रशंसा की नज़रों से देखा। ये युवक संयमी, तड़िग, उत्कृष्ट जर्मन कौशल के साथ और तेज सोच वाला था। एक सच्चा प्रतिभाशाली। चेतन मिश्रा की आंखें चमक उठीं। अब उन्हें समझ आया कि गुरु ने रोहन मल्होत्रा को इतना क्यों पसंद किया और बार बार विशेष रूप से उनसे परिचय कराने के लिए कहा। वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा। रोहन, मुझे उनके साथ अस्पताल जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। जयपुर प्रांत दौड़कर आए, जल्दी से अभिवादन किया और फिर वापस दौड़ गए। रोहन मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से सुना कि मोटा लड़का उत्साह से बुदबुदा रहा था। ललिता शर्मा, क्या शानदार नाम, वह मेरी देवी है। दृश्य में अफरा तफरी थी। हर कोई पैरामेडिक्स की मदद करने में व्यस्त था। मरीज को उठाने और भुने हुए घोंघों के व्यंजन को पैक करने में जो संदिग्ध एलर्जन था। जो लोग मदद नहीं कर सकते थे वे पूरी मेज के व्यंजनों को पैक कर रहे थे, सिर्फ सावधानी के लिए। लीला ने अफ्रीकन ग्रे तोते पोली को पकड़ा और स्ट्रेचर के पास चल रही थी। आगे बढ़ते हुए उसने रोहन मल्होत्रा को गहरी नज़र से देखा। अफ्रीकन ग्रे तोते पोली ने रोहन मल्होत्रा को अलविदा भी कहा, इस बार अंग्रेजी में। कौन जानता था कि यह पक्षी जर्मन भी बोल सकता है या नहीं। चेतन मिश्रा भीड़ से दौड़कर आए। उनका माथा पहले से ही पसीने की हल्की परत से चमक रहा था। मुझे खेद है रोहन, लेकिन मुझे उनके साथ जाना होगा। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं किसी और दिन तुम्हें दावत दूंगा, वादा करता हूँ। चेतन मिश्रा ने माफ़ी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण मामले पहले आते हैं। जाओ बड़े भाई चेतन, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए बस कह देना। रोहन मल्होत्रा ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। चेतन मिश्रा ने रोहन मल्होत्रा के कंधे पर अर्थपूर्ण ढंग से थपथपाया और थोड़े भावुक होकर बोले, तुम एक शुभंकर हो। तुम जहां भी जाओ अच्छे रिश्ते बना लेते हो। आज तुमने जो मदद की वह कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हें इसका बड़ा फायदा मिलेगा। बिना कोई और शब्द कहे चेतन मिश्रा जल्दी से चले गए। यहाँ तक कि उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ रहा है। क्या वह व्यक्ति जिसे एलर्जी शौक हुआ? रोहन मल्होत्रा ने चौकोर विशेषताओं वाले चेहरे को याद किया जो बहुत परिचित लग रहा था, जैसे कि नाम उनकी जुबान पर हो फिर भी वे याद नहीं कर पाए। जब रोहन मल्होत्रा सूर्या मीडिया में थे वे हर दिन ओवरटाइम करते थे। जब भी उन्हें समय मिलता वे सिर्फ सोना चाहते थे। तारा चौक परियोजना में जाने के बाद वे भी बहुत व्यस्त थे। समाचार पढ़ने के लिए ऑनलाइन जाने का बहुत कम समय था। फिर भी उन्हें लगता था कि वे उस व्यक्ति को जानते हैं। वह पुरुष निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका मीडिया में बहुत प्रदर्शन था। दुर्भाग्य से रक्तकमल में चेहरा पहचानने का कार्य नहीं था। बिना नाम या जानकारी के खोज शुरू करने का कोई तरीका न बड़ी यह था। रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए सिर हिलाया। चूंकि वे समझ नहीं पाए उन्होंने इस पर ज़्यादा सोचने का फैसला नहीं किया। आखिरकार जयपुर प्रांत चापलूसी करने के लिए गया था। जब वह वापस आएगा उसे सब कुछ पता होगा।
निजी कमरा अचानक शांत हो गया। चेतन मिश्रा और जयपुर प्रांत के बिना रोहन मल्होत्रा के पास रहने का कोई कारण नहीं था। दिन के बीच में खाली पेट रोहन मल्होत्रा अकेले मोती टावर से निकल गए। जब वे आए थे तब उनके साथ लोग और गाड़ी थी, लेकिन अब उन्हें टैक्सी से जाना पड़ा। अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर ही रोहन मल्होत्रा ने एक छोटी दुकान में जल्दी से खाना खाया। मोती टावर के नवमंडल कक्ष में शानदार आना जाना, जहां वे व्यापारिक उभरते सितारों को कुचल सकते थे, की तुलना में रोहन मल्होत्रा को अब कुछ दयनीय महसूस हुआ, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वर्षों पुरानी शिकायतें एक पल में साफ हो गई थीं। अब बिना बोझ के रोहन मल्होत्रा पूरे शरीर में सहज महसूस कर रहे थे और जो कुछ भी खाया उससे संतुष्ट थे। बोर्डिंग हाउस में लौटकर रोहन मल्होत्रा बिस्तर पर गिर पड़े। दोपहर 5 बजे के बाद तक सोए, फिर सोफे पर आलस करते हुए टीवी देखने लगे। विशेष समाचार में सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने पुष्टि की है कि इंद्रपुर के व्यापारिक सितारे बंसल समूह के चेयरमैन हर्षित बंसल ने निजी शिकायतों के कारण मोती टावर में हथियार से किसी को नुकसान पहुंचाने का बड़ी ही कोशिश की, लेकिन रोक दिया गया। चूंकि कोई चोट नहीं हुई, सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने उन्हें 15 दिनों की हिरासत और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी है। इस घटना में मोती टावर की सुरक्षा बल ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं। केवल एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। यहाँ विस्तृत रिपोर्ट है। दृश्य एक सुरक्षाकर्मी का साक्षात्कार लेते कई पत्रकारों की ओर बदल गया और स्क्रीन के कोने में हर्षित बंसल को गिरफ्तार करते हुए एक पिक्चर इन पिक्चर थी। हर्षित बंसल ने हथियार से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रोहन मल्होत्रा स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें याद आया कि चेतन मिश्रा ने उनसे क्या कहा था। रोहन मल्होत्रा हंसने और रोने दोनों से खुद को रोक नहीं सके। बड़े भाई चेतन अपनी ऊंची स्थिति से ऐसी नीच रणनीतियों का उपयोग करने में सक्षम थे। चेतन मिश्रा का किसी को नीचे गिराने का किक क्रूर था। हर्षित बंसल को शायद थोड़ा मौका छोटी इल सकता था कि वे कोई रास्ता निकाल लें, जीवन रक्षक सौदे के लिए पैसे उधार लें या भाग जाएं, लेकिन अब उनके पास समय भी नहीं था और उन्हें चेतन मिश्रा ने मोती टावर की सुरक्षा के लिए मुफ्त विज्ञापन देने के लिए इस्तेमाल किया था। रोहन मल्होत्रा ने इसे हंसकर टाल दिया। उन्हें हर्षित बंसल के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं थी। रोहन मल्होत्रा ने कुछ चैनल बदले, फिर अचानक रुक गए। उनकी आंखें चमक उठीं। टीवी पर उन्होंने आखिरकार वह चेहरा देखा जिसमें कठोर गाल और तेज गरुड़ जैसी आंखें थीं, पूरी तरह से प्रभावशाली। रोहन मल्होत्रा ने उपशीर्षक परिचय पढ़ा। तरंग समूह के संस्थापक, नियंत्रक, चेयरमैन और सीईओ श्रीलाल, यह वही हैं रोहन मल्होत्रा ने ठंडी हवा में सांस ली। तरंग समूह घरेलू सोशल नेटवर्किंग और संचार में अग्रणी निजी उद्यम अपने पोर्टल, वेबसाइट, सोशल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेम्स और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ भारत में प्रभुत्व रखता है। हाल के वर्षों में ये लगातार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संकलित विश्व के 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में शीर्ष 10 में रहा है। रोहन मल्होत्रा ने रक्तकमल से जल्दी खोज करवाए और सम्मानों की सूची इतनी लंबी थी कि उनकी आंखें चकरा गईं। प्रभावशाली, कोई आश्चर्य नहीं कि चेतन मिश्रा भी उनके लिए दौड़-धूप कर रहे थे। मैंने एक बड़े शख्स की जान बचाई, काश मैंने नाम या कुछ छोड़ा होता, वरना आजीवन सदस्यत आया कुछ ऐसा मिलना अच्छा होता। रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से मजाक किया। बेशक वे मजाक कर रहे थे। रोहन मल्होत्रा की कुल संपत्ति कम नहीं थी। उनके बैंक खाते में 60 लाख रुपये और रक्तकमल से 50 लाख रुपये का बड़ी ही ओवरड्राफ्ट के साथ उन्होंने 1 करोड़ रुपये को पार कर लिया था। मूल रूप से उन्होंने जयपुर प्रांत से वादा किया था कि वे 50 लाख रुपये का निवेश करेंगे, लेकिन चूंकि मोटवानी वापस नहीं आया था, पैसे ट्रांसफर करने की कोई जगह नहीं थी। वह कमीना मोटवानी पैसे इस्तेमाल करने की जल्दी में नहीं है। हाँ, रोहन मल्होत्रा ने जयपुर प्रांत के चौकस दौड़-धूप करने के दृश्य को याद किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अगर मोटवानी को पता होता कि वह मोटी लड़की उस बड़े शख्स की बेटी है तो वह क्या सोचता। जयपुर प्रांत की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को देखते हुए वह चीजें अपने तक नहीं रख सकता था और निश्चित रूप से वापस कॉल करता। अब तो एक मैसेज भी नहीं है। क्या उसे अभी तक पता नहीं चला? रोहन मल्होत्रा ने अपना चेहरा खुरचा। जब भी इस मोटवानी की भावनात्मक बुद्धिमत्ता ऊंचाई पर होती थी, उसकी बुद्धि पर्याप्त नहीं थी। जैसे ही वे सोच रहे थे, दरवाजे पर खटखटाहट की एक श्रृंखला हुई। रोहन मल्होत्रा अभी भी अपनी चप्पलों में दरवाजा खोलने गए और आश्चर्य की बात है, वहां वैशाली खन्ना खड़ी थीं। वैशाली खन्ना के हाथों में एक विशाल बैंगनी ठोस लकड़ी का खाना डिब्बा था। अत्यंत उत्कृष्ट। क्या मेरी सुविधा में सुधार हुआ है? ना सिर्फ नाश्ता बल्कि रात का खाना भी परोसा जा रहा है। रोहन मल्होत्रा थोड़े आश्चर्यचकित थे, लेकिन बहुत खुश भी, क्योंकि उन्होंने खाना डिब्बा ले लिया। क्या तुम सोचते हो कि तुम ये सब अकेले खा सकते हो? मुझे शामिल होने के लिए नहीं बुलाओगे? वैशाली खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत स्वागत है। ना सिर्फ बढ़िया खाना बल्कि एक सुंदरी की संगत भी। रोहन मल्होत्रा कान से कब आना तक हंस रहे थे। उन्होंने वैशाली खन्ना को अंदर आने दिया और सीधे खाने की मेज की ओर बढ़े। रोहन मल्होत्रा ने खाना डिब्बा खोला और खुशबू की लहरें इतनी ललचाने वाली थीं कि वे अपनी लार निगलने से नहीं रोक सके। व्यंजन बस बहुत अच्छे थे। सामग्री में पहाड़ों और समुद्रों की स्वादिष्ट चीजें थीं, शेरनी मशरूम से लेकर लॉबस्टर और स्कैलप्स तक, और चाकू का काम उत्कृष्ट था।
रोहन मल्होत्रा ने हिमपात गोमांस का एक व्यंजन भी देखा, इतना पतला कि वह सिकाडा के पंखों जैसा था, स्पष्ट रूप से असाधारण गुणवत्ता का। खाना डिब्बे के तल में एक शराब की बोतल भी थी जो बताती थी कि यह इतना भारी क्यों था। रोहन मल्होत्रा ने रक्तकमल से इसकी जांच करवाई और शराब रोमानी कॉन्टी निकली, एक विशेष विंटेज के साथ, वाकई मूल्यवान। ये सब तुमने कहाँ से लिया? रोहन मल्होत्रा उत्कृष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज के सामने हैरान थे। बेशक यह मेरे पैसे से नहीं था। एक छोटी ट्रेनर के पास कितना हो सकता है? वैशाली खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी बहन की ओर से तुम्हारा धन्यवाद कर रही हूँ। तुम्हारी बहन? रोहन मल्होत्रा ने संदेह के साथ पूछा। ललिता शर्मा। ललिता शर्मा तक छोटे तुम्हारी बहन है? रोहन मल्होत्रा चौंक गए और वैशाली खन्ना को आश्चर्य से देखा। तो फिर श्रीलाल तुम्हारे? रुको, ललिता शर्मा और श्रीलाल का उपनाम लाल है, जबकि वैशाली खन्ना का खन्ना है। रोहन मल्होत्रा की वैशाली खन्ना की ओर नजर उत्सुक हो गई। तुम क्या सोच रहे हो? रोहन मल्होत्रा की हिचकिचाती टिमटिमाती आंखों को देखकर वैशाली खन्ना को पता था कि वह गलत समझ रहे हैं और उन्होंने हंसते हुए डांटा, ज्यादा मत सोचो, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। रोहन मल्होत्रा ने वो कहा, लेकिन तुरंत उनकी आंखें संदिग्ध हो गईं क्योंकि उन्होंने वैशाली खन्ना को फिर से निहारा। फिर भी यह समझ में नहीं आता। तुम जानते हो ना, बड़े परिवार हमेशा बराबर की हैसियत की तलाश करते हैं। अगर तुम ललिता शर्मा को अपनी बहन कह सकती हो तो तुम्हारा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी असाधारण होगी। तो बड़े परिवार की मिस तुम एक प्रशिक्षक कैसे बन गई? वैशाली खन्ना ने सते हुए रोहन मल्होत्रा को देखा। तुम्हारा दिमाग वाकई जीवंत और विस्तृत है। और ये बराबर की हैसियत क्या है? हम दो महिलाएं इसकी परवाह नहीं करतीं। क्या उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया? रोहन मल्होत्रा ने भी अजीब तरह से मुस्कुराया। वैशाली खन्ना ने समझाया, लाल परिवार हमेशा इतना धनी नहीं था। लाल अंकल ने पिछले एक दशक में ही अपनी संपत्ति अर्जित की है। क्या उनके पास उससे पहले साधारण दोस्त नहीं हो सकते थे? न मल्होत्रा ने सिर हिलाया। उन्होंने वास्तव में रक्तकमल से इसकी जांच करवाई और पता चला कि श्रीलाल वाकई एक किंवदंती थे। मात्र 10 साल से कुछ अधिक समय में उन्होंने खरोंच से एक अत्यंत प्रभावशाली व्यापारिक साम्राज्य बनाया, एक असाधारण सफलता जिसने कई गरीब परिवारों के छात्रों और साधारण युवाओं को उन्हें रोल मॉडल के रूप में पूजने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, भविष्य में मैं एक खरबपति होऊंगा, विश्व वित्तीय समूह का नेतृत्वकर्ता, और मेरे आसपास के ये दोस्त बेशक तब भी मेरे दोस्त होंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अगली पीढ़ी में रोहन मल्होत्रा के बारे में कोई किंवदंती होगी या नहीं। रोहन मल्होत्रा ने अपना चेहरा खुरचा। इस तरह सोचते हुए उन्हें वास्तव में उत्साह और थोड़ा घमंड महसूस हुआ। सचमुच ललिता और मैंने इतने सालों तक साथ में समय बिताया है, बिना कभी अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में गहराई से गए। हम एक दूसरे को कई तरह से पुकारते हैं और कभी भी वह मेरी चचेरी बहन के साथ मुझे चचेरी बहन भी कहती है। तुम्हारे सोचने के तरीके के अनुसार क्या ये लाल अंकल को मेरा ससुराल वाला अंकल नहीं बनाएगा? वैशाली खन्ना हंसी। बस बहुत हुआ। अपने कल्पनाशील दिमाग को बचाकर रखो, वरना ये व्यंजन ठंडे हो जाएंगे और स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। रोहन मल्होत्रा भी मुस्कुराए और बोतल खोलने वाला ढूंढने के लिए उठे, उस उपकरण को पकड़कर जो सिर्फ 10 रुपये से कुछ अधिक का था। रोहन मल्होत्रा को भावुकता महसूस हुई। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि एक दिन यह इतनी महंगी शराब की बोतल खोलेगा? मैंने बिना नाम छोड़े अच्छे काम किए। क्या तुमने जयपुर प्रांत में इसके बारे में सुना? क्या उसने तुम्हें बताया? उस लड़के ने निश्चित रूप से मेरी बहुत तारीफ की होगी। रोहन मल्होत्रा ने इधर उधर देखा और 2 कांच के कप मिले। वाइन ग्लास नहीं थे तो इन्हीं से काम चलाना पड़ा। सिर्फ वह नहीं, मोती टावर के चेत न मिश्रा, लाल अंकल की अंगरक्षक लीला, वे सभी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारा नाम पहले से ही बहुत मशहूर है। वैशाली खन्ना ने रोहन मल्होत्रा द्वारा दी गई रेड वाइन का ग्लास लिया और मधुरता से मुस्कुराए। उन्होंने कप के किनारे को अपनी उंगलियों से हल्के से पकड़ा जो हरे प्याज की तरह गोरी और पतली थी। कप को घुमाकर वाइन का रंग निहारा, फिर हल्के से सूंघा और एक छोटा घूंट लिया। उन्होंने स्वाद का आनंद लिया। जब वाइन उनके तालू से मिली, चुपचाप बाद के स्वाद को महसूस करते हुए। रोहन मल्होत्रा इतने नखरे वाले नहीं थे, उन्होंने बस एक घूंट लिया। सच कहें तो वे यह नहीं बता सकते थे कि वाइन वास्तव में कितनी अच्छी थी। इस समय वे खाने में ज्यादा रुचि रखते थे। खाना डिब्बे में खूबसूरती से नक्काशी की गई बांस की चॉपस्टिक्स की 2 जोड़ियां थीं, एकदम सही, प्रत्येक के लिए एक जोड़ी। दोनों ने खाते हुए बातचीत की। रोहन मल्होत्रा ने अचानक सोचा, काश वे लाइट्स बंद कर मोमबत्तियां जला सकते। क्या यह एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर नहीं होता? बेशक ये सिर्फ एक विचार था, उनके पास कोई मोमबत्तियां नहीं थीं। उन्होंने एक कप खत्म किया और दूसरा डाला। छोटी ईरा से पिया। रोहन मल्होत्रा ने वैशाली खन्ना के गालों पर नाजुक लाली देखी जो बहुत खूबसूरत थी। शायद ये वाइन का असर था, लेकिन रोहन मल्होत्रा को अपनी हृदय गति थोड़ी तेज महसूस हुई। जिस लड़की को वे पसंद करते थे उसके साथ होने पर वे वास्तव में शर्मीले हो गए। अनजाने में दोनों चुप हो गए और माहौल सूक्ष्म हो गया। रोहन मल्होत्रा कुछ कहना चाहते थे ताकि चुप्पी टूटे, लेकिन मुंह खोला बिना कोई आवाज निकाले। वे पहले कमांडिंग अडिग हुआ करते थे।
फिर भी रोहन मल्होत्रा खुद को शब्दों के लिए हतप्रभ पा रहे थे। यहाँ तक कि जयपुर प्रांत का वह मोटवानी भी उस लड़की के सामने खुल सकता था जिसे वह पसंद करता था, तो मैं क्यों नहीं खुल सकता। रोहन मल्होत्रा नाराज थे। वह मोटा लड़का अभी भी आसपास है। रोहन मल्होत्रा ने बात करने के लिए कोई विषय ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुंह खोलते ही कुछ हतोत्साहित महसूस हुआ। पल भर में माहौल बिगड़ गया। हाँ, वह ललिता के साथ व्यस्तता से दौड़-धूप कर रहा है। मुझे लगा कि वे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वैशाली खन्ना ने गहरी सांस ली, अपने लाल होंठों को हल्के से खोला और हंसी। हाँ सही है, लाल ने कहा कि जब वह ठीक हो जाएंगे तो वे तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम न होते तो वे वास्तव में खतरे में होते। वैशाली खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। वह महिला अंगरक्षक वाकई कुछ खास है, इतनी गंभीर और जिद्दी तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। रोहन मल्होत्रा ने मोती टावर में हुई हर बात को सुनाया। वैशाली खन्ना का चेहरा आश्चर्य से भरा था, अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए, कभी हंसते हुए कभी तन आव में। उनकी नज़र में प्रशंसा का एक संकेत था जिसने रोहन मल्होत्रा को गर्व और संतुष्टि महसूस कराए। दोनों ने लंबे समय तक बातचीत की और पूरी तरह से आनंद लिया। रोहन मल्होत्रा की जर्मन में प्रवीणता के बारे में जानने के बाद वैशाली खन्ना ने उन्हें फिर से प्रशिक्षक के रूप में भर्ती करने की कोशिश की। मैं तुम्हारे प्रशिक्षण स्कूल में बड़ी राशि निवेश करने वाला हूं, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। मोटवानी के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से मुझे शेयर देगा और फिर मैं तुम्हारा बॉस होऊंगा। जब तुम वाकई शेयरधारक बन जाओ तब बात करेंगे श्री रोहन, वैशाली खन्ना ने हंसते हुए कहा। वैशाली खन्ना देर से चली गईं। उनके बीच एक गर्मजोशी भरा बिछड़ने का अनिच्छुक भाव था। दरवाजा बंद करने के बाद रोहन मल्होत्रा ने उस पल का आनंद लिया। बाहर अपनी हंसी के बाद वैशाली खन्ना को कुछ उदासी महसूस हुई। उनकी नज़र दूर थी, जैसे कि उनके दिल में हल्का सा दुख हो। बराबर की सामाजिक हैसियत है ना। वैशाली खन्ना ने अपने निचले होंठ को काटा और अपने आप से ये शब्द बुदबुदाए। ये वही था जो रोहन मल्होत्रा ने लाल परिवार के साथ उनके रिश्ते का अनुमान लगाते हुए मजाक में कहा था। वैशाली खन्ना चुपचाप चली गईं। कमरे में रोहन मल्होत्रा खाने की मेज पर बैठे मुस्कुराते हुए मेज पर रखे कांच के कप को देख रहे थे जिसमें अभी भी कुछ बची हुई रेड वाइन थी। उन्होंने बोतल की ओर हाथ बढ़ाया अपने लिए और डाला। कप के किनारे को 2 उंगलियों के बीच पकड़ा, इसे उठाया और हल्के से घुमाया। सपनीले रंग को घूमते हुए देखा। उन्होंने वाइन की खुशबू सूंघी और हल्का सा घूंट लिया। वे वैशाली खन्ना की नकल कर रहे थे। कुछ विवरण स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहे थे, छिपाना असंभव था। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, चाहे तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगर हमें सामाजिक हैसियत में बराबर होना है तो ऐसा ही सही रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से हंसते हुए कहा। रात बिना किसी घटना के बीत गई। अगले दिन रोहन मल्होत्रा हमेशा की तरह जल्दी उठे परियोजना पर जाने के लिए। जैसे ही वे बिक्री केंद्र में दाखिल हुए, बातचीत कर रहे और निष्क्रिय कर्मचारी तुरंत उनकी नज़र पड़ते ही सतर्क हो गए। गुड मॉर्निंग प्रबंधक रोहन। गुड मॉर्निंग श्री रोहन। प्रत्येक अभिवादन के साथ रोहन मल्होत्रा को याद आया कि वे अब सिर्फ एक सुपरवाइजर नहीं थे बल्कि एक वास्तविक परियोजना प्रबंधक थे। वे मार्केटिंग विभाग की ओर जाने के लिए रुक गए। उनका कार्यालय अब वहां नहीं था, अब उनके पास एक समर्पित प्रबंधक का कार्यालय था। रोहन मल्होत्रा मुड़े और अपने कार्यालय की ओर चले गए। जैसे ही रोहन मल्होत्रा परियोजना पर पहुंचे, कर्मचारियों और सुपरवाइजरों के बीच एक वाक्य तेजी से फैल गया। भूखा पागल दानव रोहन मल्होत्रा आ गया है, सब लोग अत्यंत सावधान रहें। तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य, और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।